क्या हो रहा है? हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित। किसी को डाउट पूछना है? सर हेलो। यस। सर जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं फिर मल्टी सेल्युलर? रूट हेयर अगर सिर्फ है तो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। सर वो रूट है। डायग्राम में तो मतलब हम काफी बड़े साइज में अब दिखाते हैं हाँ जैसे बना। मल्टी सेल्युलर। नहीं, एक्चुअली होते तो सिंगल सेल के ही है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है। और एनसीईआरटी में भी जहाँ एनाटॉमी में रूट हेयर दिखाया गया वो सिंगल सेल ही दिखाया गया, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम एक्चुअली एक्चुअल डायग्राम नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटराइज्ड इमेजेस हैं। तो वहाँ उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि उसको हम एक सेल ही दिखाएं। कई बार वहाँ की लेवलिंग भी समझ में नहीं आएगी, एरो कहीं और जा रहा है, लिखा कुछ और है। यस तो सर। अगर क्वेश्चन का आंसर है तो सिंगल सेल के होंगे। ओके सर। सर वैसे इससे पहले वाले चैप्टर में एक दो डाउट थे वो पूछ सकते हाँ हैं? हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूरी बॉटनी में कहीं से कुछ पूछिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये तो हाफ एन आवर आपका टाइम है, आप सर कुछ एक भी तो ये पूछ। था कि जो बोलो। हमने पढ़े थे कीमो टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो हम्म जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो कीमो टैक्सोनॉमी का पार्ट होगा या साइटोटैक्सोनॉमी? डीएनए सीक्वेंसिंग अगर पूछा जाएगा तो वो बेसिकली कीमोटैक्सोनॉमी का है, क्योंकि साइटोटैक्सोनॉमी की एक्चुअली जब साइटोटैक्सोनॉमी एक बहुत पुरानी ब्रांच है, बहुत पहले स्टेब्लिश किया गया था। तो वहां पे सेल में, सेल के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर यहाँ तक लिया गया है, मतलब उसको मॉलिकुलर लेवल पे नहीं ले गए। मॉलिकुलर लेवल पे बेसिकली उसको हम केमिकल्स में लेके ओके जाते हैं, सर। मतलब इसलिए कीमोटैक्सोनॉमी काउंट कर लेते हैं। जैसे जैसे जहां पे सर वो सेल खत्म जैसे होती है। सीक्वेंसिंग में बोलो सीक्वेंसिंग में। सर जैसे सीक्वेंसिंग में हम मतलब कि नाइट्रोजनस बेस देखेंगे तो इसलिए वो केमिकल से रिलेट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली जैसे आप सेल वाला चैप्टर इसमें पढ़ोगे, या हो सकता है आपने पढ़ लिया है, कल पूछा था मैंने, आपको बताया था आपने। तो सेल में आपने लास्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम पढ़ा है ना। जैसे सेल का चैप्टर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप क्रोमैटिन पढ़ते हैं, फिर लिख दिया गया कि क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम के टाइप दे दिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड ऑल, और खत्म हो गया। अब जब ट्वेल्थ में आप इस चैप्टर को, मतलब इसको कंटिन्यूएशन में ले जाएंगे, तो वहां टॉपिक का नाम आएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि अगर हम इस क्रोमोसोम को इसकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं। वहां से फिर मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो गए। वहां से आप केवल ओके टेस्ट सर। कर सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री में टेस्ट करते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का टेस्ट किया आपने। अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप हाथ में लेके देखोगे तो समझ में थोड़ा ना आएगा कि वो CaCO3 है। तो क्रोमोसोम यस दिखाई सर। देते हैं, फिजिकली देख सकते हो क्रोमोसोम को। डीएनए को देख नहीं सकते। डीएनए को केमिकली टेस्ट कर सकते हो कि वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, एज पर केमिस्ट्री जो टेस्ट आने चाहिए, एसिडिक टेस्ट, फास्फोरिक एसिड के टेस्ट, नाइट्रोजन के टेस्ट, वो सब वो शो करेगा। तो इसलिए वो डिफरेंस आ जाता है कि फिजिकल कहाँ तक है और उसके बाद केमिकल कहाँ से शुरू हो रहा है। ओके सर। और सर जो हमने मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ी है जैसे मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक, ये मतलब कि साइटोटैक्सोनॉमी हो गई? हाँ हाँ, ये तो क्रोमोसोम जहाँ तक आ रहा है वो क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस भी अगर आप पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी है, तो वो सब वहीं काउंट करते हैं साइटों में।
ओके सर। साइटो और कैरियो के बीच में जो ट्रांजिशन है ना, वो कई बार डाउटफुल हो जाता है कि कहाँ तक साइटो है और कहाँ से कीमो शुरू होगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आ जाते हैं। बहुत सारी बुक्स में डीएनए को साइटो में ही दे रखा है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, एनसीईआरटी ने खैर बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया इस चीज को लेके कि एग्जैक्टली बाउंड्री कहाँ तक है, क्योंकि एक्चुअली बाउंड्री है नहीं, है ना। इसलिए एनसीईआरटी ने भी उतना लिख के छोड़ दिया कि बस इतना मैंने लिखा है, इतना याद करके अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ये चीजें हैं। और कोई डाउट किसी को? मुझे भी ऐड करो ग्रुप में। ये कौन है, सलमान? कौन सा ग्रुप है? मुझे भी ऐड करो आप लोग। मैं बोलता हूँ मुझे ऐड करने के लिए। ऐड करके आप ऑलरेडी मुझसे वैसे भी पूछ सकते हो, जब क्लास नहीं भी हो रही है तब भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सर हाँ बेटा। सर जो मिथानोजेंस होते हैं रूमिनेंट्स में, हाँ सर वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका सेल्यूलोज डाइजेशन में भी कोई रोल है या फिर वो अलग चीज है? नहीं, रोल है। बीइंग ए बैक्टीरिया, मैथेनोजन वो एंजाइम बनाते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए हर्बीवोर्स में चाहिए। जैसे रूमिनेंट्स आपकी बुक में या कैटल्स का लिखा हुआ है कि कैटल की बॉडी में वो प्रेजेंट है। कैटल में, हाँ, जैसे हमारा स्टमक है उसके 3 पार्ट हैं, कैटल के स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। दैट एडिशनल 4th पार्ट इज र्यूमन, इसीलिए कैटल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। तो र्यूमन के अंदर मैथोनोजेंस होते हैं। तो कैटल्स जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी ग्रासेस मान लीजिए वो ग्रेज कर रहे हैं, तो ग्रासेस में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एंजाइम है, वो कैटल की बॉडी में नहीं बन रहा, वो बेसिकली मैथोनोजन बना रहे हैं और वो सेल्यूलोज का डाइजेशन हो रहा है। अगर मैथोनोजन ना होते तो जैसे हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्रोबेबली वो भी नहीं कर सकते थे। तो मैथेनोजन मीथेन सर बनाते हैं, वो एक अलग चीज है। हम्म। सेल्यूलोज के लिए तो रोमानोकोकस बैक्टीरिया पड़ा था। वो भी है, लेकिन कैटल्स की बॉडी में जो काम कर रहे हैं वो मैथेनोजन कर रहे हैं। जैसे ओके सेल्यूलोज सर। का डाइजेशन कहाँ, अगर आप कैटल्स की बॉडी की बात कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैथेनोजन। ओके सर। और सर कैटल में रोमानोकोकस का भी मतलब कंट्रीब्यूशन तो होता ही होगा? हाँ, मतलब चेक करना पड़ेगा कि उसमें रुमेनोकॉकस का पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन ओके जैसे सर। मैथेनोबैक्टीरिया है तो मैथेनोकॉकस होगा। अगर मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया की बात करेंगे तो मैथेनोकॉकस, मैथेनोबैसिलस, मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोस्पाइरोलम। मैथेनो वर्ड आएगा तो उससे आइडिया लग जाता है कि हम मैथेनोजेंस की बात कर रहे हैं।
ओके सर। आप लोग को डीपीपी मिलता होगा ना डेली, मेरे ज्वाइन करने से पहले भी क्लास का? सर डेली नहीं, मतलब कि ऐसे कोई चैप्टर हुआ तो जैसे पहले 2-3 डीपीपी आ गई, फिर और आ गई। नहीं, मैं तो आपको डेली दूंगा। कल नहीं दी थी इसलिए क्योंकि कल पहली क्लास थी, तो कंटेंट बहुत कम था। सिर्फ रूट से डीपीपी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि बन जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट यूजुअली मैं फर्स्ट क्लास में नहीं देता। आज वाली क्लास और कल वाली क्लास को मिला के आपको मिलेगी, और आगे भी कोशिश रहेगी कि जितनी क्लासेस उतनी डीपीपी। ओके वो सर। हो सकता है अपलोड वो अगले दिन करे, मतलब आज आपकी क्लास हुई है तो आज की डीपीपी आपको कल ऐप पे दिखाई दे, लेकिन वो डेट आज क्लास वाइज ही मेंशन होगी कि वो इस पर्टिकुलर क्लास की है। आप, मेरा मतलब पर्पस हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट को डेली क्वेश्चंस करने हैं। अब आज रात में तो नहीं कर रहे, तो आप कल कर लेंगे, बट 10 क्वेश्चंस करिए, 15 करिए, 20 करिए, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक आगे पीछे हो जाएंगे नंबर, बट करिए डेली। तो उससे एक ये रहता है कि रिदम बनी रहती है कि हाँ, मुझे एमसीक्यूज के हिसाब से ज्यादा फोकस करना है। सर हम्म। सर प्लांट किंगडम की एक भी डीपीपी नहीं आई अभी तक। वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे के कंटेंट के लिए अभी मुझे कुछ भी नहीं पता एक्चुअली। अब मेरा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ ऑफिस में जाके कि आपको अभी तक क्या दिया गया है और कैसे क्या है। बट मॉर्फोलॉजी ऑनवर्ड मेरी कोशिश हमेशा से रहती है, मेरे पास जितने भी बैचेस हैं उन्हें डेली डीपीपी मिलती है। एक क्लास का एक डीपीपी होता है, आगे पीछे हो जाएगा बट आपको मिलेगा। आप थोड़ा करिए, लेकिन हर क्लास के हिसाब से कुछ ना कुछ करिए, ये मोटो रहता है। तो अभी पीछे का मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पीछे के डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके सर। प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, किसी को कोई डाउट है तो कोई इशू नहीं है। या स्कूल के हिसाब से कुछ आगे भी अगर आपको डिस्कस कभी करना है तो भी कोई इशू नहीं है। हम नीट के हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, बट फिर भी आप आगे बॉटनी का कुछ सर कंटेंट एक पढ़ बार लें। यस, बोलो। सर थैलोफाइटा के जो वो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी हैं, उनके पिगमेंट्स बता दीजिए एक बार। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए सभी में है ना, फिक्स है। इवन अगर मोनेरा मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता तो भी क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। तो रेड और ग्रीन और ब्राउन तीनों में क्लोरोफिल ए हो गया। अब ए के साथ बी है तो क्लोरोफिल, तो ग्रीन एल्गी। ए के साथ सी है तो ब्राउन एल्गी। ए के साथ डी है तो रेड एल्गी। तो क्लोरोफिल ए प्लस बी ग्रीन एल्गी में, ए प्लस सी ब्राउन एल्गी में, ए प्लस डी रेड एल्गी में। ब्राउन और एल्गी में। हाँ, ठीक है, डी आएगा रेड एल्गी में, सी आएगा ब्राउन एल्गी में, बी आएगा ग्रीन एल्गी में, ए सब जगह कॉमन है। अब स्पेशल जो पिगमेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन है,
और रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन है, स्मॉल आर फाइकोएरिथ्रिन, स्मॉल आर फॉर रेड, रेड फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में। और ग्रीन एल्गी में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ए के साथ बी प्लस कैरोटीनॉइड, ए के साथ सी प्लस फ्यूकोजेंथिन, ए के साथ डी प्लस आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन। हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर वो केवीपीवाई के लिए 12th में बॉटनी के कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? स्पेशली जेनेटिक्स वाला सेक्शन तो है ही, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, ये दो। क्योंकि 12th में एक्चुअली बॉटनी का सेक्शन, प्योर बॉटनी का तो कुछ है नहीं ज्यादा। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखोगे तो उसमें से बहुत ज्यादा केवाईपी में आता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो डिटेल है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, तो उसका मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा आता है जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में आप फोकस कर लीजिए दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड देन आफ्टर हम क्योंकि बॉटनी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो माइक्रोब और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इनमें से स्ट्रेटजीज वाला जो सेक्शन है, क्योंकि वो 10th में भी काफी कुछ दिया हुआ है, जहाँ पे आपने नेचुरल रिसोर्सेज करके चैप्टर पढ़ा था 10th में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ही, इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जेनेटिक्स, इकोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सर प्लांट ब्रीडिंग वाला कौन से चैप्टर में? प्लांट ब्रीडिंग उसमें स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके सर। सर ये वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो होती है वो है ये? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी, सिलेक्शन, और उसमें अलग अलग क्रॉप्स बनी हुई हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। एनिमल ओके हस्बेंड्री भी सर। है, बट क्योंकि आपने बॉटनी पूछा इसलिए मैंने सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग बोला। अगर आप जू का सेक्शन ले आएंगे तो उसमें से एनिमल हस्बेंड्री भी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर और केवीपीवाई में 11th के बेसिस में कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में? 11th में एक तो ये जो प्लांट किंगडम वाला है, जहाँ पे डाइवर्सिटी वाला सेक्शन है, 5 किंगडम्स हैं, और उसमें प्लांट किंगडम में एल्गी, बायोटा, रेडोजिम्नो, एंजियो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मॉर्फो एनाटॉमी का बहुत ज्यादा कुछ नहीं मुझे लगता है कि आता है। फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, और जो ग्रोथ वाला सेक्शन है, ऑक्सिन, प्लांट हार्मोन वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू। आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, पता नहीं मुझे आते हैं या नहीं आते, पहले तो थे मेरे पास, बहुत लंबा टाइम हो गया उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाए हुए, तो उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअली 5 इयर्स का भी मिल जाएगा ना बैक में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पूछा जाता है। बट हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, जेनेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। सर आप जूलॉजी भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मैं केल्विन में और बॉटनी पढ़ाता हूँ, जूलॉजी नहीं पढ़ाता। सर वो कहीं वैसे जैसे मैंने जेनेटिक्स के थोड़े प्रीवियस ईयर किए थे, मतलब मैंने पढ़ा था, तो उसमें जैसे एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, हम्म तो वो तो आपसे जेनेटिक्स तो पूछना था बॉटनी में मैंने। ही आता है। बॉटनी में आता है कि एक्चुअली कि बॉटनी की फैकल्टी जो भी हमारी फील्ड में है, मींस कॉम्पिटिटिव फैकल्टी जितनी भी है इंडिया में, 99% केस यही है कि जो प्योर जोलॉजी है वो जोलॉजी में आता है, जो प्योर बॉटनी है वो बॉटनी में आता है, और जितना भी कॉमन होता है, कॉमन क्या है, इकोलॉजी,
जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये पोर्शन जो कॉमन वाला है वो बॉटनी की फैकल्टी ही डील करती है। तो आप जेनेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल आएंगे एनिमल के, वो आप ऑलरेडी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप मुझसे ही पढ़ोगे। लेकिन अगर आप ओके ह्यूमन सर। फिजियोलॉजी का कुछ पूछोगे तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, और मेरा राइट भी नहीं बनता कि मैं बताऊं। आप जूलॉजी की फैकल्टी से उसको डिस्कस कर सकते हो। एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन चैप्टर्स को छोड़ दीजिए तो 11th-12th की बायो में जो भी कुछ है वो आपको बॉटनी का फैकल्टी ही पढ़ाएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट यही ट्रेंड चलता है। ओके सर। सर ये केवाईसी है क्या? फिर से बोलो, कुछ म्यूट हो गया था, दोबारा पूछो क्या कह रहे थे आप। सर ये केवीसी केवाईसी क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे तो किशोर मतलब के, वैज्ञानिक वी, प्रोत्साहन पी, योजना वाई, तो KVYP है ये। CSIR हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अथॉरिटी है जो ये एग्जाम कराती है, जिससे आपको फेलोशिप मिलती है हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए। और आप साइंटिस्ट के हिसाब से बेसिकली कहा जाए, रिसर्च मोड में अगर आप जाना चाहते हो तो ये फेलोशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अलग अलग सर लेवल पे आपकी आवाज फेलोशिप, कट रही है। अलग अलग लेवल पे फेलोशिप देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें से एक लेवल ये भी है। जैसे आप NTSC ओलंपियाड क्रैक करते हैं, वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो इसमें 11th-12th का ही सेक्शन बेसिकली आता है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये क्रैक कर लेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे जो रिनोड इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उनमें आपको PG और UG, पहले UG करेंगे फिर PG करेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। तो फेलोशिप लेने का एक एग्जाम है, इस एग्जाम को लोग क्रैक करते हैं। जैसे नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वैसे ही इस एग्जाम को क्रैक करके कुछ इंस्टीट्यूशन की लिस्ट होती है उनमें एडमिशन मिलेगा, उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। ओके। स्टार्ट करें, हो गया 6:32 हो गया है। हम स्टेम पढ़ेंगे और लीफ उसके बाद आएगा, तो उसी सीरीज में देखते हैं। अब पहले मैंने आपको कल डायग्राम में जो समझाया था वो ये था। देखो, अगर एक सीड जर्मिनेट करता है तो जो टुवर्ड्स ग्रेविटी पार्ट ग्रो कर रहा है वो रूट बनाएगा, बिकॉज यहाँ से रूट के अलावा कुछ नहीं बन सकता। लेकिन जब रूट के अपोजिट पार्ट में प्लीम्यूल ग्रो करेगा, शूट बनेगा। शूट से ये सारी चीजें बन सकती हैं, इवन शूट से एडवेंटिशियस रूट्स भी बन सकती हैं। शूट से क्या नहीं बनेगा, दैट इज द टैप रूट सिस्टम, क्योंकि टैप रूट रेडिकल से बनती है। तो प्लांट में शूट से सब कुछ बन सकता है एक्सेप्ट द टैप रूट। ये भी अपने आप में एक MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट कांट बी फॉर्म फ्रॉम द शूट सिस्टम। तो उसका आंसर आता है टैप रूट, क्योंकि टैप रूट हमेशा रेडिकल से बनती है। अगर एडवेंटिशियस रूट्स बननी है तो यहाँ से बनेंगी, जैसे कल आपने प्रॉप रूट्स या स्टिल्ट रूट में देखा था, स्टेम की ब्रांचेस से। स्टेम तो यही बनेगा, लीफ यही बनेगी, फ्लावर यही बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट और सीड भी यही बनेंगे, एक्सेप्ट द टैप रूट, सब कुछ यहाँ से बनेगा। लेकिन जब प्लांट इनिशियली ग्रो करता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज, तो पहले स्टेम बनेगा, अगर ब्रांचिंग होनी है तो ब्रांचेस बनेंगी, उन पे लीफ अराइज होंगी। तो पहले हम शूट को समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेम और लीफ कैसे अलग होगा। सो जैसे हमारे पास शूट है, शूट कहाँ से बना, हमारे पास जो प्लांट पार्ट था, आप कॉन्टिन्यूएशन में लिख सकते हैं, एपिकोटाइल था। एपिकोटाइल ने जब जर्मिनेट किया तो क्या बना, प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से फाइनली क्या बना है, कंट्रास्ट में शूट। अब शूट होता क्या है, अगर आप शूट को देखोगे तो ये शूट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ लीव्स होंगी, ये इस तरीके से शूट आएगा, ये लेयर्स हैं यहाँ पे। शूट में क्या है, ये शूट का एपेक्स है और ये लीफ के प्राइमोडिया है। प्राइमोडिया का मतलब है प्रिमिटिव, जहां से लीफ बनने वाली है। तो शूट के एपेक्स से आगे जाके बनेगा स्टेम,
और जो लीफ है उससे आगे जाके बनेगा लीफ। तो शूट तब तक आप यूज करते हो जब तक ये अनडिफरेंशिएटेड है। अभी आपको यहाँ पे स्टेम भी नहीं दिखाई दे रहा और ना ही आपको प्रॉपर लीफ दिखाई दे रही है, एक छोटा बर्ड के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो शूट बेसिकली क्या होता है, शूट को आप बोलते हैं इट्स ए काइंड ऑफ वेजिटेटिव बर्ड, है ना। इस वेजिटेटिव बर्ड में ये दोनों चीजें होती हैं, एक एपेक्स होगा, जैसे रूट का एपेक्स था वैसे ये शूट का एपेक्स है। रूट के एपेक्स पे कोई लीफ तो बनती नहीं है तो वहां कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ शूट के एपेक्स पे लीफ प्राइमोर्डिया है। रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप था, यहाँ शूट के एपेक्स किससे प्रोटेक्ट हुआ, ये लीफ एक्चुअली यहाँ जाएगी ग्रो करके, लेकिन अभी ये अनरोल नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर कवरिंग है, तो यहाँ पे कोई शूट की कैप नहीं होती, इसको ये लीफ के जो प्राइमोडिया है, जो माइनर लीव्स होती है, वही इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जब ये ग्रो करेगा तो ये लीफ अनरोल होंगी, लीफ इधर जाएंगी, स्टेम यहाँ से इलोंगेट करके अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। शूट एक वेजिटेटिव बर्ड है, जब इसमें आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो यहां से दो प्लांट पार्ट अलग हो जाएंगे, एक स्टेम और साइड में जो बनेंगी वो लीव्स। तो स्टेम और लीव्स दोनों ही बेसिकली किससे बनी है, शूट से बनी है। शूट क्या है, एक वेजिटेटिव बर्ड है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, पहले तो प्लांट ग्रो करेगा ना, उसके बाद कभी रिप्रोडक्शन की बात आएगी, तो पहले स्टेम और लीफ पढ़नी है हमें। तो स्टेम यहाँ से बनेगा, लीफ भी यहीं से बनेगी। तो अगर हम ये डेफिनेशन लिखते कि स्टेम डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल, जैसे आपने रूट के लिए लिखा कि रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, तो ऐसे तो लीफ भी यहीं से डेवलप हो रही है ना। लीफ यहाँ से बनी, ये इसमें है, ये इसमें है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि रूट अगर रेडिकल से बनती है तो स्टेम प्रीम्यूल से बनेगा, ब्रांच भी तो वहीं से बनेगी, लीफ भी वहीं से बनेगी। तो एक्चुअली स्टेम को फिर आप डिफाइन कैसे करोगे, अगर आप स्टेम को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ऐसे तो जो बनेगा वो शूट बनेगा। शूट डेवलप फ्रॉम, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। सर मैं कैल्विन की क्लास ले रहा था, बताइए कुछ है तो। मैं 8 o'clock के बाद कॉल करूं? ठीक है सर, ठीक है, ओके। ऑफिस से ही फोन था। ओके, सो पहले शूट बनेगा, उसके बाद जब डिफरेंशिएशन होगा, जब ये पार्ट्स खुलेंगे तब ये आपको दिखाई देगा। एक शूट का अगर क्लासिकल एग्जांपल आपको समझना है तो आप कैबेज मान सकते हो, है ना। एक वेजिटेटिव बर्ड का एग्जांपल क्या है, कैबेज। आपने कैबेज को कट किया होगा कभी, अगर नहीं किया तो करके देख सकते हैं। कैबेज को आप जब कट करेंगे तो अंदर ये व्हाइट सा स्टेम दिखाई देता है और यहाँ पे आपको न्यूमरस लीफ होती हैं बहुत सारी, ऐसे कैबेज होती है। और जब कैबेज का प्लांट बनेगा ना तो ये सारी लीफ अनरोल होंगी, और कैबेज का प्लांट भी जैसे मस्टर्ड का प्लांट होता है वैसा ही बन के आएगा। तो कैबेज बेसिकली क्या है, एक वेजिटेटिव बर्ड है, हमने बर्ड स्टेज में ही उसको काट लिया, अगर उसको लगा रहने देते तो उससे सारी लीफ खुल जाती और एक प्लांट बनता मस्टर्ड के जैसा, तो स्टेम अलग हो जाता, लीफ अलग हो जाता। तो इट मींस अगर हम ये लिखते हैं स्टेम की डेफिनेशन कि स्टेम इज द प्लांट पार्ट विच डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल, तो लीफ के लिए भी यही आएगी डेफिनेशन, इट इज द प्लांट पार्ट विच डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल एज शूट। तो हम इन दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे, इन दोनों को डिफाइन स्पेसिफिक कैसे करेंगे, तो स्टेम को डिफाइन करने के लिए हम दूसरा क्राइटेरिया यूज करते हैं, यहाँ ये नहीं लिखा जाता इट डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल। सेकंड हमारा पोर्शन क्या है, हमने पहला रूट पढ़ा था, नाउ सेकंड पार्ट इज स्टेम। और स्टेम को कैसे कैटेगराइज करेंगे, व्हाट इज स्टेम। स्टेम क्या है, ये असेंडिंग है, ये हमेशा आगे ग्रो करेगा, स्टेम कभी भी डिसेंड नहीं करता। अगर आप किसी स्प्राउट को नीचे की तरफ करके रख दोगे ना तो भी वो मुड़ के ऊपर निकल आएगा, क्योंकि स्टेम हमेशा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, स्टेम लाइट की तरफ ही ग्रो करता है। तो अगर हम नीचे दबा भी दें, किसी सीड को आप मिट्टी में उल्टा दबा दीजिए, ये मान के कि रूट ऊपर आ जाए और शूट नीचे चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो मुड़ के फिर से रूट नीचे जाएगी और उसका शूट जो है वो मिट्टी से बाहर निकल आएगा। सो दिस इज द ascending part। ये ascending part है ना। इसमें होगा क्या, having branches, अगर स्टेम ब्रांच है तो इसमें ब्रांचेस आएंगी, लीव्स आएंगी, अगर फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर कर गया तो फ्लावर बन जाएंगे,
और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्रूट्स भी इसी पे बन जाएंगे। तो स्टेम पे आपको सब कुछ मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम। पहले स्टेम मिलेगा, हो सकता है ब्रांचेस मिल जाए, लीफ मिल जाएंगी, एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लावरिंग स्टेज आएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूटिंग स्टेज आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ आपको स्टेम पे सारी चीजें मिल सकती हैं। स्टेम को अगर आप कहें कि ये प्रीम्यूल से डेवलप होगा तो आपको ये मेंशन करना होगा कि एज शूट। स्टेम अगर प्रीम्यूल से डेवलप होता है तो शूट की फॉर्म में होता है। आफ्टर डिफरेंशिएशन इट विल चेंज इनटू स्टेम एंड लीफ। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। स्टेम की ग्रोथ कैसी होती है? इट शोज पॉजिटिवली, आप पूरा भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, इट शोज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मैंने कल आपको समझाए थे इसलिए कंट्रास्ट में दोबारा निकलेगा। टुवर्ड्स लाइट फोटो, टुवर्ड्स लाइट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, है ना। स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करता है और ग्रेविटी से अवे जाता है ना। रिस्पॉन्स, स्टेम इस तरीके से ग्रो करता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टेम को रिकॉग्नाइज करें, मैं आपको एक रैंडम प्लांट पार्ट दे दूं और आपको नहीं पता कि वो क्या है, तो स्टेम को आप कैसे पहचानेंगे? स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। दो नोड के बीच का जो एरिया होगा वो इंटरनोड कहलाएगा। अगर किसी प्लांट पार्ट में नोड इंटरनोड है तो वो 100% स्टेम होगा, है ना। अब नोड इंटरनोड कैसे पहचानेंगे उसको अलग है। जैसे आप पोटैटो देखते हैं तो पोटैटो तो सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड है, फिर भी वो स्टेम है क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा है कि बाहर स्टेम ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है, जबकि पोटैटो तो लाइट की तरफ ग्रो नहीं करता, वो तो जमीन के अंदर ग्रो करता है। तो फिर भी पोटैटो एक स्टेम है, ये कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसमें नोड इंटरनोड होते हैं। अगर किसी प्लांट पार्ट में नोड इंटरनोड है देन 100% वो स्टेम होगा, है ना। इट इज कैरेक्टराइज बाई presence of nodes and internode। दो नोड के बीच का एरिया इंटरनोड कहलाता है ना। और नोड क्या है वो भी हम देखेंगे। नोड को हम एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे तो वहां पे मेरिस्टेम होता है। नोड एंड इंटरनोड कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना दे रहा हूँ कि ये स्टेम है, ये नोड है। जैसे आप शुगर केन को इमेजिन कर लीजिए, शुगर केन में गांठ आपको दिखाई देती है ना, तो दीज आर द नोड्स, ये नोड्स हैं। और ये दो नोड के बीच का एरिया क्या है? ये इंटर नोड है। तो नोड और इंटर नोड होंगे। नोड वो होता है जहां से कोई लीफ अराइज होती है। लीफ की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो लीफ ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम नोड। लीफ हमेशा नोड से ही अराइज होगी, लीफ इंटर नोड से अराइज नहीं होती। एडवेंटिशियस रूट्स भी अभी आपने कल पढ़ा था, तो वो भी नोड से अराइज थी, फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। आगे यहाँ फ्लावर भी पढ़ेंगे तो नोड से अराइज होगा। जो भी प्लांट पार्ट बनेगा, यहाँ पे लिखा है ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ नोड से बनेगा। तो नोड इज द पॉइंट, अगर हम वेजिटेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, जहां से कोई लीफ अराइज होती है ना, ये नोड कहलाएगा। नोड से जो है वो लीफ अराइज होती है। ये लीफ की डेफिनेशन में आएगा कि लीफ हमेशा नोड्स पे प्रेजेंट होती है। क्लियर? रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, दैट पार्ट इज कॉल्ड नोड, और पोर्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। क्लियर? तो ये आएगा। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये स्टेम है फॉर एग्जांपल, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से लीफ निकल आई, मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया था, ये लीफ मान लीजिए, ये नोड है। तो नोड में क्या होगा? नोड में एक बड भी प्रेजेंट होती है, ये एक बड है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड एक नोड पे प्रेजेंट है और ये स्टेम का पार्ट होता है ना। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? स्टेम या ब्रांच और लीफ के बीच में जो पोजीशन होती है, इसको एक्सिल बोला जाता है। और एक्सिल में अगर बड है, बड मतलब ये वेजिटेटिव बड, तो जैसा ये स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी आएगा। तो नोड में हमेशा एक बड भी प्रेजेंट होगी, ये एक्सिलरी बड कहलाती है। एक्सिलरी बड एक शूट को रिप्रेजेंट करती है ना, इट्स ए काइंड ऑफ शूट। शूट है तो इसका मतलब इस बड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये, और इससे ये सब बन सकता है। तो आगे जाके ये भी, अगर मान लीजिए इस सिस्टम पे कोई ब्रांच बननी है तो ये जो एक्सिलरी बड है यहाँ से ब्रांच बन जाएगी।
अगर फ्लावर बन रहा है तो आप इसी को फ्लावर बना सकते हो, अगर लीफ बनाना चाहो तो लीफ बना सकते हो। एक्सिलरी बड एक शूट को रिप्रेजेंट करती है, तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो स्टेम को पहचानने का तरीका क्या है? क्या है? एक्सिल इज द पोजीशन, एक्सिल ये जगह कहलाती है। लीफ और ब्रांच के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे एक्सिल बोलते हैं। इसमें एक बड प्रेजेंट है तो उसको हमने एक्सिलरी बड नाम दे दिया। ये बड है, अब ये एक्सिल में है तो एक्सिलरी बड। अगर आप इसको टॉप पे बनाओगे तो टर्मिनल बड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये स्टेम का टॉप होता, तो टॉप पे है तो टर्मिनल, एक्सिल में है तो एक्सिलरी। टर्न कर दो शीट, देखो आप इसको लिख सर लीजिए। 1 मिनट पीछे कर दीजिए। मैं यही लिख देता हूँ, चलो एक पॉइंट है आपको। आप लिख सकते हैं कि स्टेम बियर बर्ड्स। अब अगर ये एक्सिल में है तो एक्सिलरी बर्ड, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया, इन एक्सिल। या टर्मिनल बर्ड भी होती है, टिप पे अगर होगी तो एट टिप। अगर स्टेम के टॉप पे कोई बर्ड होगी तो टर्मिनल बर्ड, अगर उसके एक्सिल में कोई बर्ड है तो एक्सिलरी बर्ड। बट स्टेम पे बर्ड्स होती हैं, इन्हीं बर्ड से आगे जाके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लाइक लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, ये सब। सर थोड़ा शीट नीचे कर दीजिए। सर वो टर्मिनल बड के नीचे क्या लिखा आपने? एट टिप, एट द टिप। ओके सर, ओके सर। टर्न कर दूं? यस सर। ठीक है। अब स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? जैसे रूट का मेन फंक्शन आपने पढ़ा, उसी तरीके से स्टेम का मेन फंक्शन आएगा। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होगा? ये प्लांट को सपोर्ट देता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट का जितना भी वेट होता है वो बेसिकली स्टेम के थ्रू है, स्टेम पे रजिस्ट करता है प्लांट। और दूसरी चीज ये कि जब ट्रांसपोर्ट करना होगा किसी भी चीज का, चाहे फूड का हो, मिनरल्स का हो, वाटर का हो, तो ट्रांसपोर्ट करने में भी यही हेल्प करेगा, है ना। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेन फंक्शंस अगर आप स्टेम के लिखेंगे तो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना, टू प्रोवाइड सपोर्ट। और अगर आप दूसरा फंक्शन लिखे जाए तो ये आपको ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, हार्मोन्स, एटसेट्रा। तो ट्रांसपोर्ट भी स्टेम के थ्रू होगा और सपोर्ट भी स्टेम प्रोवाइड करेगा। तो ये जर्नलाइज्ड हो गया स्टेम के बारे में। अब जैसे आपने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो रूट में अलग अलग जोन थे, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन, मैचुरेशन जोन। अगर आप स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यही आएगा जहां से मैंने आपको बनाया, यही स्टेम का स्ट्रक्चर है कि स्टेम पे नोड इंटरनोड होते हैं, या तो एक्सिल में बड होगी या टिप पे बड होगी, नोड से लीफ अराइज होती है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली यही है। फिर आपने रूट के टाइप पढ़े थे। रूट के टाइप क्या पढ़े थे आपने? रूट के टाइप टैप रूट और एडवेंटिशियस, और रूट के मॉडिफिकेशन। ऐसे ही स्टेम के टाइप आएंगे और स्टेम के मॉडिफिकेशंस आएंगे। टाइप और मॉडिफिकेशंस एक साथ हम पढ़ते हैं, है ना। सो टाइप्स ऑफ स्टेम। सर एक्सिलरी और टर्मिनल बट दोनों स्टेम का पार्ट है। हाँ, दोनों स्टेम का पार्ट है। ओके सर। और सर लीव्स बनने से पहले भी जैसे जो इनिशियल स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम बड बोल सकते हैं फिर? लीफ जहाँ पे बनेगी वहां पे नहीं, वहां पे तो लीफ का प्राइमोडिया होगा, बिकॉज लीफ तो पहले से ही होती है। कितना भी प्लांट छोटा सा हो, प्लिम्यूल कितना भी छोटा होगा, उसमें लीफ का प्राइमोडिया मतलब लीफ का एम्ब्रियोनिक पार्ट हमेशा रहता है। तो लीफ के प्राइमोडिया से ही लीफ बनेगी। अगर आप बर्ड कंसिडर करोगे तो ये बर्ड अपने आप में ऐसा है, मतलब यहाँ इस बर्ड में भी एक एपेक्स होगा और बहुत सारे लीफ प्राइमोडिया होंगे। तो आप बर्ड को लीफ नहीं बोल सकते, है ना। बर्ड में बहुत सारी लीफ के प्राइमोडिया है और एक उसका एक्सिस है जिसे हम
शूट एपेक्स बोलते हैं ना, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर आप नोड इंटरनोड इमेजिन करोगे। ये एनाटॉमी के हिसाब से हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मॉर्फोलॉजी में क्योंकि ये बहुत यंग है तो आपको ये एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब एनाटॉमी में जाओगे तो ये सब खुल जाएगा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ये सारे पार्ट अलग हैं, सारी लीफ अलग अलग है, लेकिन आपको मॉर्फोलॉजिकली ये नहीं दिखाई देगा। अब ये मॉर्फो पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये केवल बड के जैसा रिप्रेजेंट होता है ना। अगर आप कैबेज को ध्यान से देखोगे, आप हाफ करके एक एक इसकी लीफ निकालना तो हर लीफ अलग अलग होगी। एक लीफ एक नोड पे होती है, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। बस हमने किया क्या है, हमने जैसे ये बनाया हुआ है, मैंने इसको कंडेंस कर दिया, इसको पिचका दिया, तो यहाँ से 1 2 3 4 लीव्स आपको ऐसी लगेंगी कि एक ही जगह से निकल रही हो। लेकिन जब ये खुलेगा, जब कभी एज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये नोड अलग अलग हो जाएंगे। हर प्लांट में नोड का नंबर हमेशा फिक्स रहता है, बाई जेनेटिक्स फिक्स होता है कि किस ब्रांच पे कितने नोड बनेंगे। अगर उसकी लेंथ वेरिएबल है तो बिकॉज ऑफ इंटर नोड, जैसे ये वाला इतना है, अगर इसकी लेंथ इतनी हो जाए तो भी नोड का नंबर 4 रहेगा, केवल इंटर नोड इलोंगेट कर जाएगा। तो इसलिए प्लांट में कितनी लीफ बनेंगी, कितने फ्लावर बनेंगे, ये सब जेनेटिकली फिक्स होता है। टाइप ऑफ स्टेम क्या है, नॉर्मली जो आप प्लांट देखते हैं उनमें जो स्टेम होता है वो एयर में है, दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम। बट कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जमीन के नीचे होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि सॉइल की सरफेस पे होता है, उनका नीचे वाला हिस्सा सॉइल के कांटेक्ट में, ऊपर वाला हिस्सा एयर के कांटेक्ट में, उसे आप बोलते हैं सब एरियल। आधा एयर में है, आधा सॉइल में है। अगर पूरा सॉइल में है तो अंडरग्राउंड, पूरा एयर में है तो एरियल। सो स्टेम के 3 टाइप है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में मीन्स क्या है कि अंडर स्टडी डेफिनेशन के हिसाब से कि ये जमीन के नीचे होंगे। क्लियर, कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला राइजोम। राइजोम कहलाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का अंडरग्राउंड स्टेम। एक ऐसा स्टेम जो डाउनवर्ड नहीं ग्रो करेगा, अपवर्ड नहीं ग्रो करेगा, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का होगा तो क्या कहलाएगा, राइजोम कहलाएगा ना। राइजोम की डेफिनेशन क्या है कि हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन तो आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइजोम आपको कहाँ मिलेगा, जिंजर में। अदरक सबने देखा होगा, हल्दी, टर्मरिक। अदरक और हल्दी की फैमिली एक ही है, सेम। अगर आप गांठ की फॉर्म में देखोगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। इवन बनाना में भी राइजोम होता है। बनाना का प्लांट तो किसी ने खोद के तो देखा नहीं कि जमीन के नीचे क्या है, बट कोई बात नहीं, आपने जिंजर तो देखा ही हुआ है। अगर मैं एक रफली बना दूं, एक जिंजर का डायग्राम आपके बुक में बने हुए हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, कुछ भी है ना, ये जिंजर है। अब ये सॉइल का लेवल है, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो आप मान लीजिए कि जमीन के नीचे, तो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टल। ये डाउनवर्ड नहीं जा रहा, जैसे रूट जाती है, रूट नीचे जाती है, स्टेम ऊपर जाना चाहिए था। ये कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के 90 डिग्री पे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का अंडरग्राउंड स्टेम। अदरक या हल्दी के ऊपर आपको लाइंस नजर आएंगी, चाहे हल्दी की गांठ देख लीजिए या अदरक की गांठ देख लीजिए, इस पे ये लाइंस हैं। ये स्टेम है, ये कैसे पता चला, ये इस तरीके से पता चला क्योंकि इस पे ये लाइंस प्रेजेंट है। ये लाइंस क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज नोड। ये नोड है, ये सब नोड है, और नोड्स के बीच का एरिया इंटरनोड एज यूजुअल। अब नोड से रूट्स निकल सकती हैं, तो यहां से रूट्स निकलती हैं नीचे। नोड से अगर रूट निकल रही है तो रूट्स कैसी होंगी, एडवेंटिशियस, क्योंकि रूट अगर रेडिकल से निकलती है तो टैप रूट आती है, तो नीचे एडवेंटिशियस रूट से। इन्हीं से ऊपर अगर आप प्लांट को देखोगे, अदरक का प्लांट, तो जमीन से बाहर ऊपर लीफ निकल आएंगी। दीज आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस करेंगी
वो लीव्स आपको यहाँ से दिखाई देंगी। तो अदरक हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, अदरक की गांठ मिट्टी में डीप में नहीं जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल चारों तरफ वो ग्रो कर जाएगी, ऐसा दिखाई देगा। अदरक को छीलते भी हैं, या हल्दी को भी देखा होगा। तो ये फूड स्टोरेज करने के हिसाब से स्वेल कर गया, जैसे रूट स्वेल करती थी, कल पढ़ा था फ्लैशी रूट, ऐसे ये फ्लैशी स्टेम में भी आएगा। तो यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप स्क्रैप कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट सी लीफ होती हैं ब्राउन कलर की। लीफ हमेशा नोड से अराइज होती है, तो आप नोड पे लीव्स बना लेते हैं। डायग्राम एक बार बनाया है तो इसी में चीजें लिख दे रहा हूँ, लीफ की चीजों को हम लीफ में पढ़ेंगे। इनको क्या बोलते हैं, जो ये रेड कलर की लाइन है, दीज आर कॉल्ड स्केली लीव्स। स्केल मतलब बहुत थिन, मेम्ब्रेन के जैसी, थिन, मेम्ब्रेनस। तो अभी हमारा टॉपिक स्टेम था, तो स्टेम का मतलब है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का कोई भी स्टेम होगा अंडरग्राउंड, तो वो क्या कहलाएगा, राइजोम कहलाएगा। सिंपली जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ठीक है। प्लांट किंगडम में कहीं राइजोम पढ़ा है आपने? सिर्फ पढ़ा है तो बताइएगा, मुझे सिर्फ चेक करना है कि आपने पढ़ा कहीं। एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम में कहीं लिखा है राइजोमेटस स्टेम, राइजोम स्टेम? बताइए। सर एक बार आप ही बता दीजिए। मैं बता दूं? अच्छा, टेरिडोफाइट पढ़ा है आपने? टेरिडोफाइट में फर्न में राइजोमेटस स्टेम होता है, जहां पे लिखा है आपकी बुक में टेरिडोफाइट में कि स्टेम एरियल सिलेंड्रिकल हो सकता है, एग्जाम्पल स्लेजिनेला, या अंडरग्राउंड राइजोमेटस हो सकता है, एग्जाम्पल फर्न। आप एक बार देखिएगा टेरिडोफाइट में, जहाँ पे स्टेम आपको पढ़ाया गया होगा, वहां पे लिखा होगा लीफ सिंपल होती है, माइक्रोफिल एज इन स्लेजिनेला, या पिन्नेटली कंपाउंड होती है, मेगाफिल एज इन फर्न। ये लाइंस आपको टेरिडोफाइट्स में मिलेंगी। तो मैंने आपको जैसे कल स्टार्टिंग में बोला था कि एनसीईआरटी पूरा बिखरा हुआ है, हमें समेटना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्फोलॉजी में राइजोम पढ़ रहे हैं तो केवल ये एंजियोस्पर्म में ही होगा। टेरिडोफाइट में भी मैंने जैसे भी एग्जांपल आपको दिया है ना। लीफ तो मॉसेस में भी आपने पढ़ी है ना, मॉस ब्रायोफाइट में आता है, वहां से लीफ बनती है। तो मॉस में लीफ है, टेरिडो में लीफ है, जिम्नो में लीफ है, एंजियो में लीफ है। यहाँ पे आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म की, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो दोनों को मिक्स करके भी हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि क्या ये चीज कभी पहले हमने पढ़ी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये हो गया राइजोम। सेकंड देखते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। दैट सेकंड इज कॉल्ड ट्यूबर, जैसे पोटैटो होता है। ट्यूबर क्या है? ट्यूबर सोलन है, आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ ग्रो कर जाए, लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे आप पोटैटो बनाते ही हो, ये पोटैटो पे आपको यहाँ पे आईज नजर आती हैं, पोटैटो पे यहाँ पे निशान बने होते हैं, मार्क्स। ये मार्क्स क्या है? इन्हें आप आईज ऑफ पोटैटो कहते हो, है ना। ये पोटैटो आईज कहलाती है। ये बेसिकली क्या है? ये नोड्स हैं, अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखेंगे तो नोड कहलाएंगे। और ये फिर जो बीच का एरिया है वो इंटरनोड हो जाएगा, नोड के बीच का एरिया इंटरनोड कहलाता ही है। तो पोटैटो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, वो ट्यूबर है, आउटग्रोथ के जैसा होता है, कभी छोटा आलू होगा, कभी बड़ा होगा, कोई शेप नहीं होता। इट्स एन लाइक आउटग्रोथ, प्लांट पे आउटग्रोथ की फॉर्म में ग्रो करता है। तो इसलिए ये ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो। यहीं पे एक्सिलरी बर्ड भी होगी। अब जैसे इस टाइम पे अगर आपने घर में कभी देखा हो इतने ध्यान से, तो अब इस टाइम पे क्या है, पोटैटो में स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे येलो कलर की बर्ड्स निकल आती हैं। तो जैसे अभी था कि नोड से ही तो बर्ड अराइज होती है, नोड से ही तो आपने बनाया है, ये नोड था, और नोड से आपने एक्सिलरी बर्ड बनाया था। तो पोटैटो में जो एक्सिलरी बर्ड है वो बेसिकली कहाँ से अराइज होंगी? वो नोड से अराइज होंगी, है ना। यहीं पे अगर बर्ड बन जाएंगी तो वो पोटैटो की बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड कहलाएंगी। ट्यूबर हो गया। थर्ड क्या है? बल्ब। बल्ब में क्या है? हाईली कंडेंस्ड, बहुत छोटा सा, डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। एक छोटा सा डिस्क के जैसा जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा वो बल्ब कहलाएगा। इस तरीके से आप हाईली रिड्यूस्ड कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। वो
बल्ब कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल में जैसे अनियन है, गार्लिक है, लिली है, ये सब एक ही फैमिली के हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा। लिलिएसी फैमिली आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे तो वहां भी लिखा हुआ है कि उसमें जो स्टेम होता है वो बल्ब के जैसा होता है, तो बल्ब हो गया। अब अगर आप एक अनियन को देखें, अनियन सबने देखा ही होगा, गार्लिक भी देखा ही है, तो अनियन में आपको स्टेम कहाँ दिखाई देता है? अनियन का जो एडिबल पोर्शन है वो तो लीफ है, और अनियन में रूट्स भी आपको थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं। स्टेम क्या है? तो जब आप रूट को कट करते हैं ना, तो सैलेड प्रिपरेशन में एक छोटा सा येलो सा स्ट्रक्चर है जो काट के अलग करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली स्टेम। वही हाईली कंडेंस्ड डिस्क के जैसा स्टेम दिखाई देता है, उसी को आप बोलते हैं ना। आप एक अनियन बनाएंगे तो जैसे ये एक डिस्क के जैसा है, केवल ये यहां से मोनोकॉट है अनियन, तो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी और यहां से लीव्स होंगी, एक दो, अनियन पे तो बहुत सारी लीव्स होती है ना, ऐसे। बस इस तरीके से ये लीफ है ना, इनको हम बोलते हैं फ्लैशी। अभी लीफ में भी आप पढ़ेंगे इन्हें। ये एडिबल है, इसी को आप यूज करते हैं। अनियन पे जो सबसे बाहर लीफ होती है, प्याज का छिलका, वो भी लीफ है, वो स्केली लीफ है जो प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन करने के लिए। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अगर स्प्रिंग अनियन होगा, ग्रीन वाला जो अनियन आता है, प्याज की आल जैसे आप बोलते हैं, तो ऊपर आपको ग्रीन लीफ भी नजर आएंगी, है ना। यहाँ पे जो लीफ आएंगी वो ग्रीन। सर वो पिछले वाले के एग्जांपल्स मैं लिख नहीं पाया, एग्जांपल एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये लिखो आप पहले से। ओके सर, हो गए। ये अनियन का डायग्राम है, कुछ थोड़ा बहुत सा ठीक ठाक सा। तो इसमें अनियन में 3 टाइप की लीफ होती हैं। अगर स्प्रिंग अनियन है, हरा वाला प्याज, तो उसमें ग्रीन लीफ दिखाई देंगी। और जो प्याज आप एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं या सैलेड में यूज करते हैं, उसमें एक प्याज का छिलका है रेड कलर का या ब्राउन कलर का, वो स्केली लीफ है। और अंदर जितना भी प्याज एडिबल पोर्शन है वो फ्लैशी लीफ कहलाती है, ये फूड को स्टोर करती है ना, इसीलिए ये एडिबल है। नीचे रूट्स नजर आती हैं। स्टेम कहाँ गया? क्योंकि अगर रूट है और लीफ है तो स्टेम भी तो होगा ना। तो जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये स्टेम है, जो रूट के ठीक नीचे है, जिसको आप काट के अलग कर देते हैं, है ना। दिस इज व्हाट स्टेम इज। ये कंडेंस या डिस्क के जैसा है, हाईली रिड्यूस्ड। सर आपने एकदम टॉप लिखा है क्या चीज? सर एकदम टॉप पे आपने क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। टॉप पे लिखा है मैंने ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स लिखा है। हाँ, ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स। सर अनियन और गार्लिक के बाद कौन सा एग्जांपल था? लिली, एक ही फैमिली में है, लिली लिख लीजिए, LILY। गार्लिक में केवल बस एक डिफरेंस है, गार्लिक में बोलो सर इनका स्टेम इतना पतला सा मतलब डिस्क जैसा है, तो इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर मिनरल्स का? जरूरत नहीं है, हाइट ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्यों करना? जितनी प्लांट की हाइट होगी उतना ट्रांसपोर्ट चाहिए। इनको तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। 3 to 4 मंथ की तो क्रॉप होती है गार्लिक की, उसमें क्या ट्रांसपोर्ट करना, उनका ऐसे काम चल जाता है। अच्छा सर। ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट वहां होगा जहां पे आप ट्री लाइक स्टेम इमेजिन करते हो, जितनी हाइट उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है। सो ये मैं आपको गार्लिक का डिफरेंस बता रहा था। गार्लिक में क्या होता है कि हर एक जो एडिबल लीफ होती है, जो गार्लिक की क्लोव कहलाती है, गार्लिक की एक कली जो होती है, उसके ऊपर उसकी इंडिपेंडेंट स्केली लीफ होती है। जो आप लहसुन में छीलते हैं वो ये स्ट्रक्चर है, जो खाते हैं वो ये। लेकिन प्याज में क्या है कि सारी खाने वाली लीफ के ऊपर एक कॉमन स्केली लीफ है। इतना डिफरेंस आएगा और कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। गार्लिक में भी स्केली लीफ है, अनियन में भी है। गार्लिक में भी फ्लैशी है, अनियन में भी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि गार्लिक में हर एक फ्लैशी लीफ के ऊपर उसकी स्केली लीफ है, और अनियन में सारी फ्लैशी लीफ की एक कॉमन प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको आप स्केली लीफ कहते हैं। अभी हम लीफ नहीं पढ़ रहे, बट ये लीफ के मॉडिफिकेशंस में आएंगे। स्टेम के हिसाब से आप लिख ही चुके हैं कि हाईली रिड्यूस्ड कंडेंस टाइप का डिस्क के जैसा स्टेम होगा,
तो उसको हम बल्ब बोलते हैं। फोर्थ वन इज लास्ट जो अंडरग्राउंड में आपको पढ़ना है, दैट इज कॉर्म, CORM। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, 4 तरीके के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अब सर स्टेम के कॉर्म नीचे क्या लिखा? स्टेम के नीचे एडवेंटिशियस रूट्स, सर ADVT लिख दिया मैंने। हाँ ओके। सो कॉर्म क्या है? कॉर्म भी एक कंडेंस का है, बट ये वर्टिकली ग्रो करता है, जमीन के नीचे वर्टिकली ग्रो करेगा। ठीक है, ये वर्टिकली ग्रोइंग, इर्रेगुलर, इसका शेप नहीं होता। अंडरग्राउंड स्टेम, वर्टिकली ग्रोइंग इर्रेगुलर अंडरग्राउंड स्टेम, उसको आप बोलते हैं कॉर्म। एग्जाम्पल में अरबी जानते ही आप, है ना? अरबी को क्या कहते हैं बॉटनी के हिसाब से? कोलोकेसिया जीनस है ये। ऐसे एक एलोकेसिया भी आता है, एलोकेसिया इज रतालू कहते हैं, अगर आप इन सब्जियों को जानते हैं तो। एमार्फोफेलस, एमार्फोफेलस को जिमीकंद या सूरन कहते हैं ईस्टर्न यूपी और बिहार में। अरबी, अरबी आपने देखा होगा, अरबी का कोई शेप नहीं होता, आड़ी तिरछी छोटी बड़ी कहीं से कोई भी गांठ निकल आती है। अरबी पे भी लाइंस ब्राउन कलर की बनी होती हैं, वो नोड है। अरबी में भी आप ब्राउन कलर का छिलका निकालते हैं तो स्केली लीफ हो गया, और अंदर का पोर्शन अरबी का एडिबल है, व्हाइट पोर्शन जो स्टेम है, कॉर्म। ऐसे सूरन जिन लोगों को पता है या जिमीकंद पता है वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, उसका भी कोई शेप नहीं होता, किसी भी शेप का होगा, नाम ही दिया गया है एमॉर्फो, मतलब कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है। एलोकेसिया रतालू को कहते हैं, बड़ी साइज की अरबी आती है उसको एलोकेसिया कहते हैं। ये सब वर्टिकली ग्रो करते हैं, जमीन के नीचे वर्टिकली ग्रो करेंगे। जमीन के ऊपर वर्टिकली ग्रो करेगा तो नॉर्मल जैसे ट्री में स्टेम होता है वैसा दिखाई देगा। ये सॉइल के नीचे है और वर्टिकली ग्रो करने वाले इररेगुलर शेप के स्टेम है, तो इसको कॉर्म कहा जाता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम के 4 टाइप हो गए, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म। ये तो हो गए टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अगर हम इसी के मॉडिफिकेशंस पढ़ लें अंडरग्राउंड स्टेम में ही, तो मॉडिफिकेशंस क्या आएंगे? 2। एक तो ये कि अगर आप देखोगे तो फूड स्टोरेज कौन कौन करता है बताओ? फ्लैशी। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर हमने स्टेम में ये लिखा है कि जो असेंडिंग होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन हम जो सारी स्टेम्स पढ़ रहे हैं वो तो अंडरग्राउंड हो रही है। तो वो तो एक्सेप्शनल है ना, वहां पे तो आप जनरलाइज डेफिनेशन लिखते हो। ऐसे तो रूट में भी लिखा था कि रूट वो है जो रेडिकल से डेवलप करती है, फिर बाद में आपने एडवेंटिशियस रूट्स भी पढ़ी और उसमें भी आपने एक्सेप्शन पढ़ा कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी रूट होती है, जरूरी तो नहीं है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो। तो हम सारी चीजें पढ़ते हैं, बट हाँ जैसे रेस्पिरेटरी रूट्स थी, तो हमें सब कुछ देखना होता है, लेकिन एक जर्नलाइज डेफिनेशन भी होती है कि कॉमन डेफिनेशन क्या है, और पढ़ना आपको सब कुछ है। और वैसे भी बॉटनी को, मतलब प्लांट साइंस को कहा जाता है इट इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। नेचर ने प्लांट्स में इतने एक्सेप्शंस दिए हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी चीज बहुत रेयर मिलेगी जिसका कोई एक्सेप्शन ही ना हो, वरना हर एक बात का कोई ना कोई एक्सेप्शन है। और आपके सिलेबस के हिसाब से कहा जाए तो जो एक्सेप्शन है वही ज्यादा पूछा जाता है, जो जर्नल चीजें हैं उससे क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो नीट में कभी भी क्वेश्चन टिपिकल करने होते हैं तो जो चीज एक्सेप्शनल है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट कौन सी होती है, क्योंकि हमें तो हमेशा याद रहता है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ये है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नहीं है क्योंकि ये लाइट में कोई भी ग्रो नहीं कर रहा, टुवर्ड्स लाइट कोई नहीं जा रहा, ये सब जमीन के नीचे है। हालांकि ग्रेविटी की तरफ भी नहीं जा रही है, या तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं या किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इररेगुलर हो गए इस तरीके से। अब इन चारों को अगर आप देखें तो इन चारों में से अनियन और गार्लिक में फूड स्टोरेज नहीं होता, बाकी सब आप कॉर्म में ये जो अरबी है, सूरन है, खाते हैं, अदरक हल्दी वो भी खाते हैं, आलू पोटैटो वो भी खाते हैं। तो ये फ्लैशी या स्टोरेज अंडरग्राउंड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे?
ऑल एक्सेप्ट बल्ब, बल्ब को छोड़ के। बल्ब में एडिबल पोर्शन क्या है? लीफ, और आप यहाँ पे फ्लैशी क्या लिख रहे हैं? स्टेम। तो बल्ब मत कर दीजिएगा, है ना। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने बताया, 12th में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 12th के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि ऑल एक्सेप्ट बल्ब, बल्ब को छोड़ के बाकी जो भी अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूड को स्टोरेज करते हैं। जैसे कल आपने फ्लैशी रूट पढ़ा था, वैसे ही फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम भी है। अब इसमें आप चाहें तो ट्यूबर लिखिए, राइजोम लिखिए या कॉर्म लिखिए, सब ठीक है। इसी तरीके से दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे देन अगेन सेम आएगा। बल्ब में जो अनियन गार्लिक है उनको कट करके प्लांट नहीं बना सकते आप। एक अनियन से एक प्लांट बनेगा, एक अनियन से दो प्लांट नहीं बन सकते, 3-4 नहीं बन सकते। बट अदरक से बनते हैं, हल्दी से बनते हैं, आलू से भी बनते हैं, अरबी से भी बनते हैं। इन प्लांट्स को लगाने का तरीका यही है कि अरबी को कट करके लगाया गया या पोटैटो को कट करके उनके पीसेस लगा दिए गए, एक नोड से एक प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ऑल एक्सेप्ट बल्ब ऑफ अनियन गार्लिक। अगर लिली का बल्ब है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ना। तो मॉडिफिकेशन दो ही है, फूड स्टोरेज करना और एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल वर्क करना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का हुआ अंडरग्राउंड स्टेम, और साइड बाय साइड हमने उसके मॉडिफिकेशंस भी पूरे कर लिए। सेकंड टाइप क्या है? सब एरियल, जो एयर के कांटेक्ट में भी है और सॉइल के कांटेक्ट में भी है। ये जितने भी है दे आर वीक स्टेम, ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, तो ये जमीन पे फैल के ग्रो करते हैं, जैसे ग्रासेस ग्रो करती हैं, है ना। तो उस टाइप के ये वीक स्टेम कहलाते हैं, है ना। इन सब में स्ट्रेंथ नहीं होती। यहाँ सपोर्ट वाला फिगर नहीं आएगा, जो फंक्शन सपोर्ट वाला आपने लिखा वो यहाँ नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट वाला भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि इरेक्ट पोस्चर होगा तब सपोर्ट आएगा और तभी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो दीज ऑल आर वीक स्टेम। अब ये भी 4 अलग अलग टाइप के हैं। इसमें भी आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रनर। रनर को कैसे डिफाइन करेंगे? इनकी डेफिनेशन आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नीट में 2 बार डेफिनेशन एनसीईआरटी की उठा के पूछ लिया गया कि इसको कहते क्या है। तो मैं लिखूंगा तो अपने हिसाब से लिखूंगा, मैंने कल भी बोला था एक बार एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है, सो दैट उसकी लैंग्वेज में भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। रनर क्या कहलाता है? जैसे ग्रासेस ग्रो करती हैं, मान लीजिए ये सॉइल का लेवल है, तो अगर आप ग्रास को देखोगे तो ग्रास में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ग्रासेस मोनोकॉट्स हैं, तो मान लीजिए ये रूट्स है, ये स्टेम होगा। स्टेम इसका सीधा होना चाहिए तो नोड इंटर नोड होंगे, बट क्योंकि ये वीक है तो स्टेम क्या होगा? सरफेस पे ग्रो करेगा। 2 डायमेंशनली बनाओगे तो ऐसे बनेगा, आप सारे डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाता है, तो ये ग्रासेस का स्टेम है। अब जहां जहां नोड होगा वहां वहां से एडवेंटिशियस रूट्स और ऊपर लीव्स नजर आती हैं, ये लीव्स बन गई। फिर आगे जाके ये नोड है, जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आया, एडवेंटिशियस रूट्स और ऊपर लीफ। ऐसे ही आप कभी लॉन में जाके ग्रास को उखाड़ने की कोशिश करिएगा, अगर यहां से उखाड़ेंगे तो उखड़ते 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 दूर तक पहुंच जाएगी, और हर नोड पे आपको रूट और लीफ दोनों नजर आएंगी। ये रूट्स हैं एडवेंटिशियस, ऊपर लीफ है। स्टेम कहाँ गया? ये जो बीच में कनेक्टिंग पोर्शन है ये रनर कहलाता है, जो स्टेम है इनका। तो ग्रासेस के अंदर रनर प्रेजेंट होता है। अब इसको डिफाइन करेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्रीपिंग है, रेंग के चलता है। ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को आप प्रोस्टेट कहते हैं। इस टाइप का हैबिट है ना। और ये अंडरग्राउंड ये स्टेम जो पूरे जगह पे फैल जाएगा, और पीछे से ग्रास सूखती जाती है, आगे से इसका स्टेम जैसे जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आता जाएगा
नई नई लीफ और नई नई ब्रांचेस बनती जाएंगी, पीछे से ये ड्राई होता जाएगा। तो इस तरीके से ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है कि रनर हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग करने वाला, क्रीपिंग वीक स्टेम है। एग्जाम्पल क्या आएंगे? एग्जाम्पल में ग्रासेस, ग्रासेस के अलावा स्ट्रॉबेरी और ऑक्जेलिस जीनस है। ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस, 3 एग्जाम्पल रनर के हैं। और ये ऑब्वियस है कि टेरेस्ट्रियल ही होगा, रनर टेरेस्ट्रियल है। सॉइल की बात की गई है, ये सॉइल का लेवल है, तो उस हिसाब से ये ग्रो करेगा। अगर यही चीज एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, मान लीजिए ये पॉन्ड होता तो नीचे पानी होता और ये स्ट्रक्चर तैर रहा होता पानी के ऊपर, फ्लोट कर रहा होता, रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट, सेम चीज है एक्वेटिक प्लांट में, तो उसको बोला जाता है ऑफसेट। सेकंड टर्न कर दूं? सर लास्ट एग्जांपल बता दीजिए इसके एक बार। ऑक्जेलिस, OXALIS। यस सर, टर्न कर दीजिए। देखिए, सेकंड वन इज ऑफसेट। ऑफसेट को आप सिंपली बोलते हैं रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स में जो रनर होगा वो ऑफसेट कहलाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल पिस्टिया और आइकॉर्निया, EICHHORNIA। आइकॉर्निया पिस्टिया ये फ्लोटिंग है, फ्लोट करने वाले हाइड्रोफाइट्स। आइकॉर्निया जानते हैं, जलकुंभी कहते हैं, जो टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हेसेंथ इंग्लिश नेम है इसका, है ना। आइकॉर्निया को इंग्लिश में वाटर हेसेंथ कहते हैं। तो आइकॉर्निया को आप उखाड़ने की कोशिश करिए तो वही सेम कनेक्ट होगा। कई कितना भी तालाब को साफ कर लीजिए या रिवर को क्लीन कर लीजिए, अगर आइकॉर्निया है तो 1 हफ्ते में दोबारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऑफसेट का पोर्शन छूट जाएगा और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो फिर से उतना ही हो जाएगा जितना आपने हटाया था। इसीलिए इसको टेरर कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए। इंडियन का ओरिजिन का प्लांट भी नहीं है, गलती से इंडिया में आ गया और अब इंडिया से हटाए नहीं हट रहा। खैर ये सब 12th में दिया हुआ है, जहाँ पे आप एक्सोटिक बाहर की स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। सो रनर हो गया, ऑफसेट हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड कहलाएगा सकर। अब सकर क्या है? सकर इस तरीके से होगा कि जैसे ये सॉइल का लेवल है और ये स्टेम है नॉर्मल, जो एयर में है वो एयर और जमीन के नीचे है वो ये। अब स्टेम में नोड तो होते ही हैं, तो नोड यहां भी आएंगे हर जगह, नोड इंटर नोड। अगर किसी, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, अगर अंडरग्राउंड स्टेम से कोई ब्रांच निकले, ये नोड से ब्रांचेस निकलती है ना, अभी आपको समझाया कि नोड से ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब निकल सकते हैं। तो अगर कोई अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से कोई ब्रांच निकले ऑब्लिक तिरछी, जो ऊपर जाके वर्टिकली ग्रो करेगी ऐसे, तो इस ऑब्लिक ब्रांच को आप सकर कहते हैं। ऊपर से देखने में क्या लग रहा है आपको कि 2 अलग अलग प्लांट है, जबकि मिट्टी हटा के देखोगे तो आपको ये इसी से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो दैट ऑब्लिक ग्रोइंग ब्रांच इज कॉल्ड सकर। सकर का मतलब है न्यूट्रिशन सक करना। तो इसके पास कोई अपना रूट नहीं है, रूट सब यही बनाएंगे आप मेन स्टेम में। ये तो एक तिरछी सी ब्रांच निकली जो ऊपर जाके सीधी हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सकर बोलते हैं। सर तो अगर हम शक्कर के अंडरग्राउंड ब्रांच को काट देंगे तो ये अपने आप ग्रो कर जाएगा? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू दैट ये, हाँ रूट्स, क्योंकि अगर मान लीजिए बनाना एग्जाम्पल अभी हम लिखेंगे, तो बनाना में सकर होता है और बनाना में एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं, तो इसको यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से नई रूट्स बन जाएंगी, ये प्लांट अलग हो जाएगा। आपने नोटिस भी किया हो कभी, जहाँ बनाना लगे होते हैं, बनाना का प्लांट जहाँ लगा होता है वहां पे बहुत सारे बनाना लगे होते हैं एक साथ। तो वो एक साथ बनाना बहुत सारे कैसे लगे? क्योंकि नीचे जितना भी बनाना का स्टेम होगा उसमें जहां जहां नोड होगा ना, वहां से एक तिरछी ब्रांच निकलेगी जो ऊपर जाके सीधी हो जाएगी, फिर तिरछी निकलेगी, फिर तो आपको बाहर से तो लगेगा कि बनाना के 10 to 12 प्लांट्स हैं,
अगर मिट्टी हटा के देखा जाए तो सब नीचे से जुड़े हुए होंगे। और बनाना मोनोकार्पिक होता है, एक प्लांट में एक ही बार फ्रूट आएगा। तो इसका मतलब अगर इस पे फ्रूट बनाना का बंच आ गया तो इसका कोई यूज तो है नहीं। तो जो बनाना की खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो इसको कट कर देते हैं, नीचे से एक और ब्रांच निकल आई, इस पे फ्रूट आ गया तो इसको कट कर दिया, यहाँ से एक और डायगोनल ब्रांच निकल आई, उस पे फ्रूट आ जाएगा, उसको कट कर, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बनाना। ये सकर है, ये लेटरल ब्रांच है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम। ये, और उसके बाद ये ऑब्लिक ग्रो करके बाहर निकल के आके फिर यहाँ पे ये लीव्स बन जाएंगी, लीफी शूट्स बन जाएंगी यहाँ पे। जैसे नॉर्मल शूट आपने लीफ प्राइमोडिया वाली बनाई है, वो यहाँ से ग्रो कर जाएगी। तो इस ऑब्लिक ग्रोइंग ब्रांच को हम सकर बोलते हैं। एग्जाम्पल में बनाना आपको याद रखना है। इसके अलावा पाइनएप्पल में भी ऐसा ही है। और एक प्लांट है क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम गुलेदाउदी को कहते हैं। इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट। अभी सीजन स्टार्ट हो गया है गुलेदाउदी का, उसमें भी ऐसे ही केस है। ठीक है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, 3 प्लांट्स, 3 एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं वही याद रखने हैं आपको, है ना। होने को बहुत सारी जगह बहुत कुछ है, बट हम उतना याद करेंगे जितना एनसीईआरटी में है, कम से कम। बाकी जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। 4th एंड लास्ट इज स्टोलन। स्टोलन में 2 ऑप्शन है। सेम स्टेम है, सेम ऑब्लिक ब्रांच निकलेगी, बट वो वर्टिकली ना ग्रो करके वो ट्रेल करने लगे रनर के जैसी साइड में, तो उस ऑब्लिक ब्रांच को स्टोलन कहा जाता है। जैसे ये सॉइल का लेवल है, ये मेन स्टेम है, इसमें मेन रूट सिस्टम होगा एंड ऑल सब कुछ। अगर मान लीजिए यहां से कोई ब्रांच निकले, ऑब्लिक ब्रांच, जो आगे जाके ऐसे ग्रो करे, ये रूट्स और ये लीव्स जैसे भी रनर के तरीके से हमने बनाए थे, ये इस तरीके से, है ना। इवन ये भी हो सकता है कि कोई लोअर एरियल ब्रांच हो जो झुक जाए और वो भी ऐसे ही ग्रो करे, ये रूट्स और लीफ, रूट्स और लीफ, इस तरीके से। तो ये ऑब्लिक ये भी है ग्रोइंग, और ये जो बनी है ये लोअर बेंडेबल जो झुक सकती है ब्रांच है, एरियल ब्रांच। बट दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ब्रांच ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर जाती तो ऐसे बन जाता, ये हॉरिजॉन्टली जा रही है तो ऐसे, ऐसे ये ऊपर जाती तो नॉर्मल बनता, बट ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये भी कैसे ग्रो करेगी, हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कोई प्लांट है, छोटा सा पौधा है, चमेली का जैसे होता है, या मिंट का प्लांट होता है, पुदीने का। तो पुदीने का प्लांट में यही केस है कि ऊपर जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ब्रांच ऊपर ना ग्रो करके झुक जाती हैं, क्योंकि बहुत पतली सी ब्रांच होती है पुदीने की। तो मिंट की ब्रांच जब झुकेगी तो जैसे ही नोट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा उसमें एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगी और फिर वो ट्रेल करना शुरू कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि मिंट के प्लांट में जमीन के नीचे से ब्रांच निकले ऑब्लिक, और वो ऊपर जाके ट्रेल करना शुरू कर दे, क्रीप करना शुरू कर दे। तो ऐसे दोनों केस में इसको क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। ये स्लेंडर लेटरल ब्रांच है दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ एरियल ग्रो करेगी, उसके बाद जाके ये ट्रेल करना शुरू कर देगी, इस तरीके से। एग्जाम्पल में क्या क्या है, मैंने जैसे भी नाम बताया, जैस्मिन। जैस्मिन आप किसको बोलते हैं, चमेली, है ना। चमेली का जो प्लांट होता है वो व्हाइट फ्लावर छोटे छोटे आते हैं, तो जैस्मिन हो गया। इसके अलावा मिंट, मिंट में पेपरमिंट जैसे आता है, पुदीना सिंपली। और एक स्ट्रॉबेरी आती है वाइल्ड वाली, इसको वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कहते हैं। इसका जीनस है फ्रैग्रेरिया, FRA, यस, फ्रैगेरिया। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आप स्टोलन में याद रखेंगे। सो ये हो गया।
अब अगर हम यहाँ से बोलो सर, फिर ये रनर और स्टॉलिंग में फर्क क्या? रनर में तो कोई ऑब्लिक अंडरग्राउंड सिस्टम था ही नहीं ना, यही मेन डिफरेंस है। रनर में तो एक एरियल सिस्टम था जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, गिर गया जमीन पे। अब जमीन के गिरने पे जहां नोड कांटेक्ट में आया वहां से रूट्स बन गई, वो फैलना शुरू हो गया। यहाँ पे ये एरियल नॉर्मल होगा, इसका ये जो प्रॉपर सिस्टम है वो रहेगा, बस एडिशनल ब्रांचेस जो साइड में से निकलेंगी लेटरल, वो इस तरीके से ग्रो करेंगी। इसीलिए जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, मैंने आपको बोला कि एक बार एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल देख के सब समझ में आ जाएगा। मैंने जितनी चीजें लिखी हैं उतनी बनाने की कोशिश कर दी। आपको लैंग्वेज एनसीईआरटी की भी एक बार देखनी है, क्योंकि इसमें से 2 एग्जाम में डेफिनेशंस के साथ ऐसा चाहे कि इनको कहते क्या है, तो वो डेफिनेशन जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में प्रिंट है वैसा ही पूछ लिया गया। इसलिए आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा इसे। जहां तक मॉडिफिकेशंस की बात है, अगर हम सब एरियल में मॉडिफिकेशंस देखें तो केवल एक ही है, ये फूड को तो स्टोर कर नहीं रहे, फ्लैशी तो इनमें से कोई है नहीं, एडिबल तो कुछ है नहीं, किसी का स्टेम तो एडिबल है नहीं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। इन सबसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इन प्लांट्स में जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे मिंट को, पुदीने को लगाने का तरीका क्या है, पुदीने की नीचे वाली डंडी को काट के लगा दीजिए, ग्रो कर जाएगा। बनाना को लगाने का तरीका यही है। आइकॉर्निया पिस्टिया तो खैर वाइल्ड प्लांट है, फार्मिंग तो होती नहीं इनकी। ग्रास को लगाने का तरीका भी यही है कि वो रनर से मल्टीप्लाई होता है, इनको सीड से नहीं लगाया जाता है, इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाया जाता है। मॉडिफिकेशन एक ही है, ऑल सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है, अब चलते हैं नॉर्मल स्टेम जो आपको यूजुअली दिखाई देता है, दैट इज एरियल स्टेम, जो एयर में दिखाई देता है। आपने सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम देखे तो हैं, लेकिन उनको एज ए स्टेम बहुत कम सुना है या पढ़ा है। आज के बाद आपको याद रहेगा कि अच्छा ये भी स्टेम है। नॉर्मली जो स्टेम दिखाई देता है वो एरियल स्टेम है। थर्ड वन, हटा दो शीट। यस सर। हाँ, थर्ड जो नॉर्मल है, दैट इज एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम में एक्चुअली क्या है, एरियल स्टेम के टाइप आपके सिलेबस में, एरियल स्टेम आपको पता ही है, जो एयर में ग्रो करता है वो एरियल स्टेम हो गया, तो डिफाइन नहीं करना। नोड इंटरनोड सभी जगह होते हैं, चाहे दिखाई दे या ना दे। कभी आपको लगे कि सर मुझे देख तो नहीं रहा, तब भी आपको मानना पड़ेगा कि इसमें है, बिकॉज माइक्रोस्कोप से सेक्शन कट करके स्टडी करेंगे तो नोड की प्रेजेंस आपको मिलेगी। दैट्स वाई इट इज स्टेम, अदरवाइज वो स्टेम होगा ही नहीं, है ना। फ्रूट को कट करके आपको नोड नहीं मिलता, इसलिए फ्रूट स्टेम नहीं है। लीफ को कट करके नोड नहीं दिखाई देता, इसलिए वो स्टेम नहीं है। पोटैटो को कट करके दिखाई देता है तो वो स्टेम है, चाहे आपको स्टेम जैसा लगे या ना लगे। स्टेम को पहचानने का एक ही तरीका है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। बाकी स्टेम कैसे ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जमीन के नीचे है, ऊपर है या उसके बाहर है, प्रोस्टेट ग्रो कर रहा है या वर्टिकली ग्रो कर रहा है, या लाइट की तरफ है या लाइट के अवे है, सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस लाइन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, स्टेम इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, यही इसकी डेफिनेशन मानी जाती है। सो एरियल स्टेम जो एयर में आपको दिखाई दे रहा है, वो एरियल स्टेम के टाइप अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको समझाने का समझा सकता हूँ। आपने मैंगो ट्री देखा होगा, तो आप मैंगो ट्री का आइडिया लगा लीजिए कि एक स्टेम जो डिवाइड कर गया और मैंगो के ट्री जैसा अपीयरेंस दे दिया, क्योंकि आपने मैंगो का ट्री देखा है ना। दूसरा, आपने बैम्बू का ट्री भी देखा होगा, बांस अगर देखा है तो बांस का एक पतला सा स्टेम होता है, ब्रांचेस भी निकलती हैं, बट बांस का ट्री मैंगो के जैसा तो नहीं दिखाई देता आपको। आपने क्रिसमस ट्री भी देखा होगा, क्रिसमस ट्री एक कोन के जैसा ग्रो करता है, हम ड्राइंग में भी बनाते थे क्रिसमस ट्री, तो कोन लाइक अपीयरेंस बनाते थे। जिम्नोस्पर्म में आपने कोनीफर्स पढ़ा होगा, पाइन ट्री, तो पाइनस का ट्री वैसा दिखाई देगा। और आपने कोकोनट का ट्री भी ड्राइंग में बनाया होगा, जो अनब्रांच होता है, उसमें कोई ब्रांचिंग होती ही नहीं। तो
टेक्निकली ये भी 4 टाइप के हैं, बट दीज टाइप्स आर नॉट इन सिलेबस, इसलिए हम उनके टाइप पे नहीं जा रहे। एरियल स्टेम के भी टाइप 4 ही होते हैं, है ना। हमें क्या पढ़ना है, एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं जो आपकी बुक में है, जो सिलेबस में है ना। सो बेसिकली हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशंस पढ़ने। क्या क्या मॉडिफिकेशन है स्टेम से, अगर कोई स्प्रिंग के जैसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन जाए उसे हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या है, जैसे ये स्टेम है, मान लीजिए यहाँ पे नोड है, यहाँ से एक ब्रांच निकलनी चाहिए, ब्रांच की जगह क्या है, ये स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो स्टेम से बना। एक्सिलरी बड से बना तो ये क्या कहलाएगा, स्टेम टेंड्रिल कहलाएगा, है ना। दिस इज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आपको बनाया था मैंने, इसीलिए बनाया था कि एक्सिलरी बड स्टेम का पार्ट है, इसीलिए इसको स्टेम टेंड्रिल बोल रहे हैं। ये कहलाएगा स्प्रिंग लाइक है, स्पाइरली क्वाइल्ड। ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। फंक्शन क्या है, हेल्प टू क्लाइंब, हेल्प इन क्लाइंबिंग, प्लांट को चढ़ने में हेल्प करते हैं। जो बेल होती हैं उनके अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल में कुकरबिट्स हैं। कुकरबिट्स मतलब खीरा, लौकी, ककड़ी, कद्दू, ये सब कुकरबिट्स कहलाते हैं, है ना। इनमें आपको मिल जाएगा, है ना। कुकरबिट्स का मतलब है पंपकिन, कुछ भी लिख लीजिए, बहुत सारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। या क्या लिखोगे आप, कुकम्बर जानते हैं, एटसेट्रा, कुकरबिट्स में होता है। इसके अलावा वाइटिस, जो ग्रेप्स हैं, अंगूर, उनमें ग्रेप वाइन, ग्रेप का जीनस वाइटिस है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ग्रेप वाइन और कुकरबिट्स के अंदर आपको ये स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये जो भी सपोर्ट होगा, दीवार और खुरदरी सी होगी वॉल जिसपे प्लास्टर नहीं हुआ है, तो उन पे ये चिपक चिपक के प्लांट ऊपर तक चढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसे स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। दूसरा क्या है, पर इसकी ब्रांचेस भी ऐसी होती हैं, फिर स्टेम? ये ब्रांच ही है बेसिकली। ब्रांच मतलब स्टेम है, स्टेम में ब्रांचिंग हुई तो वो स्टेम का ही पार्ट माना जाता है। अब कोई भी एक ब्रांच क्वाइल कर गई तो ये स्ट्रक्चर बन गया, और अगर ब्रांच के जैसे है तो कोई इश्यू नहीं है, हमें तो मॉडिफिकेशन पढ़ना है। ओके सर। अब दूसरी चीज क्या है, स्टेम से अगर पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाए तो स्टेम थॉर्न कहलाता है। थॉर्न मतलब कांटा, कि जैसे ये स्टेम है, ये नोड हो गया, यहां से मान लीजिए कोई लीफ है, फॉर एग्जांपल ये एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड से पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन गया एक कांटे के जैसा, दिस इज स्टेम थॉर्न, है ना। ये स्टेम थॉर्न है, ये भी बनेगा कहां से, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, वहां से बन जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन देना, तो ये प्रोटेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। ये वुडी भी है, बहुत हार्ड होता है, थिक होता है, पॉइंटेड होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा जैसा बना हुआ है, वैसे ही वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। जैसे जो ग्रेजर्स है ना, हर्बीवोरस एनिमल, वो आके इन प्लांट को नहीं खाते, क्यों, क्योंकि इनमें पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, खाएंगे तो उनकी माउथ या बकल कैविटी को नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो इनको कभी ग्रेज नहीं करते। तो नेचर ने प्रोटेक्शन दे दिया इनके अंदर कि ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, बोगनविलिया देखा है किसी ने, बोगनविलिया जानते हैं, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, लेमन या ऑरेंज, उनमें भी कांटे होते हैं, ये है ना। पोमेग्रेनेट, अनार, एटसेट्रा। ये बोगनविलिया देखा है किसी ने? नो सर। नहीं जानते। ओके। दिल्ली में कभी राजघाट वाली रोड पे गए हैं? कभी घूमने के लिए राजघाट पे गए हो आप, कश्मीरी गेट से आगे सीपी की तरफ गए हो, या कहीं भी यमुना विहार में अगर आप रहते हैं, तो पूरे एमसीडी ने, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोड का जो डिवाइडर है ना,
उस पे आपने देखा होगा व्हाइट, पिंक या येलो कलर के प्लांट्स, फ्लावर वाले प्लांट लगे हुए हैं, दोज आर बोगनविलिया, है ना। उनको कोई ग्रेज नहीं करता, इसीलिए लगाए हैं, वरना रखवाली कौन करेगा, गाय भैंस तो सड़क पे बहुत सारी घूम रही हैं, बट उनको कोई ग्रेज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कोई उखाड़ के भी नहीं ले जाएगा, उखड़ेगा ही नहीं, कांटा चुभ जाएगा। काट के ले जाओगे तो ले जाओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, दोबारा से उगाएगा। तो इट्स ए जीरोफिटिक प्लांट, उसे वो ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, 6 महीने में एक बार पानी अगर सरकार ने दे दिया तो बहुत है। और फ्लावर बहुत अच्छा है, फ्लावर नहीं है बेसिकली, वो लीफ होती हैं जो जो कलर्ड लीफ है, पिंक कलर की होती हैं, व्हाइट होती हैं और येलो होती हैं, 3 तरीके का बोगनविलिया होता है। उसको लगाया ही इसीलिए गया क्योंकि वो उसे कोई ग्रेज नहीं करता, उसको अगर आप कट करके ले जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, दोबारा से ग्रो कर जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम होता है उसके अंदर, और उसको मेंटेनेंस की भी कोई जरूरत नहीं है, और सुंदर तो लग सर ही रहा इसमें है। रोज भी आ सकता है ना? नहीं, रोज में जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, और रोज के कांटे को बॉटनी में प्रिकिल कहा जाता है। प्रिकिल, स्पाइन और थॉर्न बॉटनी के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और सब आएंगे धीरे धीरे करके, आपको मिलता जाएगा। रोज का भी प्रिकिल आप पढ़ेंगे, बट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। थॉर्न मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर टाइम रहा तो हम स्पाइन तक भी पहुंच जाएंगे। स्पाइन लीफ से बनता है, थॉर्न एक्सिलरी बड से बनता है, और प्रिकिल किसी और स्ट्रक्चर से बनता है, जब आएगा तब देखेंगे। तो हमारे लिए तो तीनों कांटे होते हैं, गुलाब में कांटा है, बोगनविलिया में भी कांटा लगा हुआ है, और जो कैक्टस में भी कांटे होते हैं, बट बॉटनी के हिसाब से तीनों चीजें अलग अलग हैं। सर आपने क्या वर्ड बोला था पी से, रोज के जो कांटे को बोलते हैं? प्रिकिल, PRICKLE। ओके सर। सुना है प्रिकिल? नाउ थर्ड क्या है? फाइलोक्लैड। ये क्या है? कैक्टस देखा है आपने? कैक्टस में ओपनशिया इस तरीके का होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फ्लैट है ये, है ना, चपटा सा, और इसके ऊपर बहुत सारे कांटे होंगे। अभी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बट ये स्पाइन है एक्चुअली, इनको थॉर नहीं बोल सकते। कैक्टस के शेप्स अलग अलग होते हैं, आप ये सबसे कॉमन है, दिस इज कॉल्ड ओपनशिया। मैंने जो डायग्राम बनाया है वो ओपनशिया का है, इट्स ए काइंड ऑफ कैक्टस। अब यहाँ खास बात क्या है कि ये जो स्पाइन बने हैं ये लीफ के मॉडिफिकेशन है, दीज आर लीफ स्पाइन। फिर स्टेम कहाँ है? ये स्टेम है, दिस इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, और ये पल्पी होता है, गूदेदार। एलोवेरा देखा है? अच्छा, एलोवेरा का डायग्राम भी बना सकते थे आप। एलोवेरा में जो, हाँ, एलोवेरा में जो लीफ समझते हैं ना आप, लंबी सी ग्रीन कलर की, वो लीफ नहीं है, वो स्टेम है। वो भी वाटर को स्टोर करती है, उसमें भी पल्प निकलता है, एलोवेरा का जो जेल होता है। ऐसे कैक्टस के अंदर भी जेल होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर स्टोरिंग। वाटर स्टोरिंग को हम बोलते हैं सकुलेंट। फ्लैशी, गूदेदार है, स्टेम। तो फाइलोक्लैड क्या होता है? ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, वाटर स्टोरिंग, इसको सकुलेंट भी बोल सकते हैं। फ्लैशी स्टेम, जिसके ऊपर स्टेम पे लीफ होती है, यहाँ भी बनी है, बट लीफ स्पाइन में चेंज हो गई। और लीफ का काम फोटोसिंथेसिस होता है, वो किसको नेचर ने दे दिया? स्टेम को। स्टेम में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्योंकि ये कैक्टस है, कैक्टस में वाटर तो बहुत कम होता है, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, और अगर लीफ प्रॉपर लीफ के जैसी बनती तो वाटर का लॉस भी होता। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये एडॉप्टेशन दी हुई है। खैर, अभी हम एडॉप्टेशंस पे नहीं जा रहे, जो स्ट्रक्चर है वैसा समझ रहे हैं। इसको हम फाइलोक्लैड कहते हैं। ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, वाटर स्टोरिंग, सकुलेंट, फ्लैशी स्टेम। मैंने ये फ्लैट बनाया है, ओपनशिया में कैसा होता है? ये फ्लैट होता है, फ्लैटेंड, चपटा है। अगर ये सिलिंड्रिकल होता, फिगर तो नहीं बना रहा, बस याद कर लीजिए, अगर ये सिलिंड्रिकल है तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में सिलिंड्रिकल है, ओपनशिया में फ्लैट है दोनों जगह एक ही जैसा। ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, वाटर स्टोरिंग, सकुलेंट, फ्लैशी स्टेम।
अब इसी से मिलता जुलता एक और मॉडिफिकेशन है, मैं यही दिखाता हूँ आपको फिगर में, इसको बोलते हैं क्लैडोड। अब क्लैडोड में क्या खास बात है? क्लैडोड ऐसा होता है, एस्पैरेगस जानते हैं? यहाँ भी नोड और इंटरनोड होंगे ऐसे, यहाँ लीव्स प्रॉपर लीफ होंगी ग्रीन कलर की। ये भी सेम है, डिस्क्रिप्शन वाइज सेम है। ये जो स्टॉक्स ऐसा बना है, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक वाटर स्टोरिंग सर्कुलेटिंग फ्लैशन स्टेम है, ये लीफ है। स्पाइन नहीं है बस, लेकिन लीफ ये भी है, और ये लीफ से स्पाइन बन गया तो स्पाइन लिख दिए गए। एग्जाम्पल क्या है? ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल है एस्पैरेगस का। एस्पैरेगस को सतावर कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें यूज होता है। तो एस्पैरेगस आपको याद रखना है ना, क्लैडोड के एग्जाम्पल में एस्पैरेगस आएगा। अब अगर दोनों में डेफिनेशन यही है, तो फिर क्लैडोड और फिल्लोक्लैड में डिफरेंस किस चीज का है? देख के बता सकते हो क्या, अगर समझ सकते हो तो? सर क्लैडोड में कोई लीफ स्पाइन नहीं है। वो तो लीफ के मॉडिफिकेशन में आएगा, उसको अभी हम डिस्कस तो कर नहीं रहे, वो तो डायग्राम बनाया तो लिख दिया मैंने। सर ये ना फोटोसिंथेटिक नहीं है नहीं और वो तो ग्रीन है, नहीं लिखा है। तो है, ये तो दोनों कॉमन लिखा है ना, ग्रीन फोटोसिंथेटिक वाटर स्टोरिंग सर्कुलेंट फ्लैशी स्टेम, ये भी है, ये भी। सर इनका लीव्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली नंबर का है। क्लैडोड में जो नोड का नंबर है ना, वो 1 या 2 ही होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता। और यहाँ अगर आप नोड का नंबर देखोगे तो आपको पता ही नहीं है कि एक स्टेम पे कितनी स्पाइन है। जितनी स्पाइन है उतनी लीफ रही होंगी। लीफ हमेशा नोड से अराइज होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि लीफ नोड से अराइज होती है। तो एक्चुअली इनमें जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड का है। क्लैडोड के अंदर यूजुअली 1 और 2 होते हैं, और फाइलोक्लैड के अंदर इनडेफिनिट नंबर होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर पे कितने कांटे बनेंगे, किसी को नहीं पता। आपको अलग अलग 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, या तो 1 होगा या 2 होंगे ऑलवेज। तो डिफरेंस, मैं अब आपको डिफरेंस लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लैडोड में क्या है, क्लैडोड की डेफिनेशन तो यही आ जाएगी, विद डेफिनिट नंबर, ये आ जाएगा। दिस इज विद डेफिनिट नंबर। नंबर क्या है? 1 और 2 ऑफ नोट्स। और यहां पे क्या आएगा? विद इनडेफिनिट नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड आप देखिए सर, एक नोड होगा तो 2 इंटरनोड बन जाएंगे, 2 नोड होंगे तो 3 इंटरनोड बन जाएंगे, 4 नोड है तो 5 इंटरनोड बन जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। यही डिफरेंस है क्लैडोड और फाइलोक्लैड में, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर फ्लैशी स्टेम और वाटर स्टोरिंग स्टेम भी है इनकी? हाँ ये भी है। यहाँ भी ये पल्पी होता है, गूदेदार, जैसे जेल लाइक होता है वैसे ही। यहाँ पे ये एडिबल पोर्शन भी यही है। बहुत सारी जगह ये जो पोर्शन है वो, आप अगर उत्तराखंड में ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो उस साइड में इस पोर्शन को एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है। ओपनशिया का फ्लैट वाला है, कांटे काट के अंदर का जो पोर्शन है वो यूज कर लेते हैं। तो दोनों ही फ्लैशी है। सो टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लैड, क्लैडोड, ये 4 हमारे जो है वो एरियल मॉडिफिकेशन हो गए स्टेम के। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। टाइप भी हमने पढ़ लिया और अलॉन्ग विद मॉडिफिकेशंस भी हमने स्टडी कर लिया। अब आएगा नेक्स्ट, थर्ड, लीफ। कर दो टर्न। सर क्लैडोड में ये लीफ जो है, ये लीफ स्पाइन ही है? नहीं स्पाइन नहीं है, ये नॉर्मल लीफ है, ग्रीन छोटी छोटी लीफ होती है। ओके सर। है ना, ये स्पाइन्स है। थर्ड देखिए, क्लैडोड का एग्जांपल क्या है? क्लैडोड का एग्जांपल एस्पैरेगस, ये लिखा हुआ। ओके।
नेक्स्ट सर लीफ लीफ पढ़ कितना लें। बड़ा है? लीफ भी बहुत बड़ा है। लीफ है अभी तो ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है एक्चुअली। अगर सीरियसली कहा जाए तो शायद जितना बड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, वायरस, उतना ही बड़ा शायद ये चैप्टर भी है। और इतना ही बड़ा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोटोसिंथेसिस है। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। लीफ आज तो नहीं होगा, अगली क्लास में ही पूरा होगा, बट जल्दी हो जाएगा लीफ में, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़ा बहुत समझा दिया मैंने। लीफ में तो जो जैसा है आपको याद कर, लीफ इज अ प्लांट पार्ट जिसमें मैक्सिमम वेरिएशन है। ये भी अपने आप में पुराना क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे हुआ करता था। विच ऑफ द प्लांट पार्ट शोज मैक्सिमम वेरिएशन इन नेचर। तो लीफ में आप वेरिएबिलिटी पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म ही नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें लीफ में वेरिएबल है, तो हमें जितना दे रखा है सिलेबस में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा लीफ में नहीं पढ़ना आपको, बट जो दे रखा है वो तो पढ़ना ही है। लीफ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो लीफ क्या है? लीफ एक लेटरल, क्योंकि स्टेम के साइड में ही लीफ होती है ना। अगर स्टेम के ऊपर भी मानोगे आप तो भी साइड आएगा एक्चुअली। जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था आज की क्लास में, ये कि अगर हम ये माने कि ये स्टेम के ऊपर है, बट एक्चुअली ऊपर नहीं है। जब ये खुलेंगी तो जुड़ी तो यहाँ से है ना, और ये एक्सिस आएगा, तो एक्सिस के साइड में ही लीफ होती है, ये फिक्स है। लीफ हमेशा नोड से अराइज होती है, ये भी फिक्स है। लीफ का अरेंजमेंट भी फिक्स होता है कि नीचे जो लीफ होती है वो बड़ी होती है और ऊपर जो लीफ होती है वो छोटी। यहां से जब आप इसको खोलोगे तो जो बड़ी वाली लीफ है वो नीचे चली जाएगी और जो छोटी लीफ होगी वो यहां नजर आएगी आपको। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब है ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप। लीफ का अरेंजमेंट यही रहता है। अगर आप कभी कहें कि सर नीचे से छोटी लीफ निकल आई है, तो आपको वैसे नहीं समझना कि एक ब्रांच पे, जैसे एक ब्रांच पे जब आप लीफ देखोगे तो इसी ऑर्डर में होंगी। अगर अलग अलग ब्रांच पे देखोगे तो वेरिएबल है, कोई ब्रांच आज निकली है, कोई 2 दिन बाद निकलेगी। जिसकी आज लीफ बनेगी वो डेफिनेटली बड़ी होगी, चाहे ब्रांच ऊपर हो या नीचे। एक ब्रांच पे जब आप लीफ कंसिडर करोगे तो यही आएगा तरीका कि ओल्डेस्ट लीफ बेस पे और यंग लीफ टॉप पे। यही सब आपको लीफ में लिखना है या याद रखना है ना। लीफ क्या है? इट इज ए लेटरल, साइड में ही होगा हमेशा। जर्नली फ्लैटेंड लीफ, मोस्ट ऑफ द केस में फ्लैट होती है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ द केस में। हमेशा फोटोसिंथेसिस लीफ करे ये जरूरी नहीं है। फोटोसिंथेटिक पार्ट पूरा लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेटिक पार्ट इस तरीके का होगा। ऑलवेज arise from node, always arrange in acropetal manner। acropetal का मतलब क्या होता है? oldest at the base, youngest at the top। फिक्स है और फंक्शन ऊपर हो ही गया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक। सो लीफ को आप ऐसे डिफाइन कर लोगे, फंक्शन हो गया, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो हो गया, एक अरेंजमेंट फिक्स है लीफ का, वो भी आपने देख लिया। अब लीफ में हमें क्या क्या पढ़ना है? लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के टाइप, लीफ के मॉडिफिकेशन, लीफ का अरेंजमेंट भी अलग से आएगा, एक एक चीज आएगी। सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चर। एक लीफ को ड्रॉ करते हैं, स्टेम से ही अराइज होगी, ये मान लेते हैं स्टेम है या ब्रांच है कोई भी। ये नोड हो गया। अब इस नोड से लीफ अराइज होगी साइड में। लीफ का बेस स्वेल कर जाता है, ऐसे। लीफ में वेन्स होंगी,
ये भी डिवाइड करेंगी, वो डिपेंड करता है हम क्या बनाएंगे आगे। इस तरीके से ये लीफ का एक स्ट्रक्चर हो गया। कल की क्लास इवनिंग में होगी, क्या लिखा था आपने? खैर, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अब हमें लीफ के पार्ट्स देखने हैं कि लीफ में होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये तो नोड हो गया, तो मैं पहले स्टेम को अलग कर देता हूँ। ये नोड है जो स्टेम का पार्ट है। ठीक है, ये पोजीशन आपने भी लिखा था, ये एक्सिल कहलाती है। इसमें एक बड आपने बनाया था, वो भी स्टेम का पार्ट था, है ना। दैट बड इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो ये मैंने अलग रेड कलर से लिख दिए सो दैट ये स्टेम में काउंट हो गई। ये आप ब्रांच मान लीजिए या स्टेम मान लीजिए, जो आपको लगे वो। ठीक है, अब हम लीफ को देखते हैं। लीफ में क्या क्या चीज है? सबसे पहले आएगा लीफ का बेस, जहां से लीफ ओरिजिनेट। लीफ हमेशा नोड से अराइज होती है। इसके आगे मैं 10 बना दूं तब भी वो एक लीफ माना जाएगा बॉटनी के हिसाब से, बिकॉज यहाँ कोई नोड नहीं आएगा। नोड जहां पे होगा, नोड के बियॉन्ड जितना भी पोर्शन होगा वो एक ही लीफ माना जाता है। अभी तो मैंने एक ही बनाया है, इसलिए कोई डाउट नहीं लग रहा आपको। अगर आप इसके आगे 2 या 3 या 5 बना दोगे तब भी उसको एक लीफ माना जाता है। सो नोड से जब ये अराइज होगी लीफ, तो लीफ में एक सलन बेस आएगा। ये जरूरी नहीं है, बट अगर है तो स्वलन बेस ऑफ लीफ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे पल्विनस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पल्विनस। एग्जाम्पल आपकी बुक में दे दिया, फॉर एग्जाम्पल पी, क्योंकि सब जगह नहीं होता। पी के प्लांट में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द में दिखाई देगा। अगर आप पीपल की लीफ को भी तोड़ के देखोगे तो नीचे फूली हुई होगी। मनी प्लांट की लीफ को तोड़ के देख लीजिए तो भी आपको ये स्वलन बेस दिखाई देगा। लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल पी कंसिडर किया है तो कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप पी याद कर लीजिए कि पी के प्लांट के अंदर एक स्वलन बेस होता है, जो कई बार इसको पूरा भी कवर कर सकता है, कई बार नहीं भी कवर सकता है। उस स्वलन बेस को आप जो है वो पल्विनस बोलते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब लीफ का स्टॉक आएगा। ये दिस इज लीफ स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ के स्टॉक को पीटियोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पीटियोल। लीफ में स्टॉक है तो क्या कहलाएगा? स्टॉक्ड लीफ। अगर ये है तो, नहीं है तो क्या करोगे? ये वाला पोर्शन यहां से अटैच कर लीजिए। अगर आपने नेचर में कोई ऐसे प्लांट देखे हो जिनमें स्टॉक नहीं होता, लीफ डायरेक्टली ब्रांच से अटैच होती है, वो सिचुएशन भी आ सकती है। तो ये प्रेजेंट भी होगा और एब्सेंट भी होगा, है ना। इफ प्रेजेंट, मैं प्लस लिख दूं चलेगा? आप आदत हो जाएगी आपको लिखने की। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड स्टॉक्ड और पीटियोलेट लीफ। अगर ये एब्सेंट है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ससाइल, मतलब विदाउट स्टॉक, या ईपीटियोलेट लीफ। जैसे ये स्टॉक बना हुआ है तो, और ये डायरेक्ट बिना स्टॉक के। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। अलग अलग है। एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, बट ये बात पढ़नी थी कि स्टॉक प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा है वैसा आप कर लीजिए इसे। अब इसके बाद क्या आएगा? लीफ का एक ब्रॉड एरिया आएगा जो यार अगर फोटोसिंथेसिस। स्टॉक एब्सेंट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट भी जुड़ सकती है। नहीं सर, वो सेसाइल के बाद क्या लिखा है? ईपीटियोलेट, ई लग गया इसमें बस, ईपीटियोलेट। ओके सर। विदाउट स्टॉक है तो ईपीटियोलेट, और अगर स्टॉक है तो स्टॉक्ड या पीटियोलेट। पीटियोल इज द लीफ स्टॉक। अब इसके बाद लीफ का मेन पोर्शन आएगा जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमाइना। सर एक बार नीचे कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमाइना। जो मेन फोटोसिंथेसिस करेगा वो यही है।
ये एक्सपेंड कर जाएगा, है ना। फिर ये ऊपर जो आएगा ये कहलाएगा लीफ का एपेक्स, और बिल्कुल पॉइंट पे जो आएगा वो लीफ की टिप। लीफ का लैमाइना यानी ब्लेड, लीफ की एपेक्स और लीफ का टिप, ये आएगा। ठीक। लीफ के अंदर एक वेन ऐसी होगी जो मेन होगी, जो पीटियोल को एक्सटेंड करके अंदर तक जाती है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेन, जो सेंटर में बनी हुई है। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेन। इसको मिडरिब, बीच में है तो मिडरिब कहा जाता है, प्राइमरी वेन और मिडरिब। और फिर जब ये डिवाइड करेगी तो ये वेन है प्राइमरी, तो इससे जो बनेंगी वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो बनेंगी टर्शरी, टर्शरी से जो बनेंगी वो क्वाटरनरी, ऐसे करके फैलता रहेगा। वो हम बाद में देख लेंगे। सर एक बार प्लेट बता दीजिए। ये लीफ का लैमाइना है जो मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला एरिया है। लीफ ब्लेड या लैमाइना कहलाता है। जो पॉइंट आएगा लीफ का, लीफ का एपेक्स कहलाएगा। बिल्कुल जो टिप पे आएगा वो लीफ की टिप होगा। अभी तो आपको लगेगा कि एपेक्स और टिप एक ही जैसी है, जैसे मैंने ड्राइंग में बनाई है। बहुत सारी पीपल की लीफ देखोगे तो लीफ की टिप बिल्कुल पतली सी आगे होती है, एपेक्स उसका पॉइंटेड होता है। अमरूद की लीफ देखोगे तो उसमें लीफ टिप होता ही नहीं है, केवल एपेक्स होता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। मैंने इसीलिए बोला कि लीफ में मैक्सिमम वेरिएशन है, अलग अलग प्लांट की अलग अलग स्ट्रक्चर है। फिर लीफ के अंदर एक मेन वेन आएगी जो वेस्कुलर सप्लाई जाइलम फ्लोएम को कैरी करेगी, जो लीफ को न्यूट्रिशन देगी और लीफ जो बनाएगी उसको लेके भी जाएगी। उसको हम मिडरिप कहते हैं। इसे प्राइमरी वेन या मिडरिप कहा जाता है। जैसे मैंने लीफ का ये मार्जिन बना दिया, ये क्या है? ये लीफ का मार्जिन है जो लाइन बनी हुई है। ये लीफ का मार्जिन अलग अलग होता है। आप धनिया की पत्ती देखोगे तो अलग सा वेव लाइक करली है। मूली की पत्ती देखोगे तो वो बिल्कुल इरेगुलर शेप की होती है। अगर आप गुलाब की पत्ती देखोगे तो कांटे जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, जैसे डायग्राम में आप बनाते हैं। तो लीफ का लैमाइना, लीफ का मार्जिन, एपेक्स, टिप सब वेरिएबल होते हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग। इसीलिए लिखा जाता है कि लीफ इज द प्लांट पार्ट विच शोज मैक्सिमम वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ नेचर। नेचर में मैक्सिमम वेरिएशन आपको जो है वो, गुड़ैल, आपने हिबिस्कस, चाइना रोज की लीफ को देखा हो तो उसमें कांटे जैसे ये ऐसे लीफ होती है उसकी, है ना। तो मार्जिन यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, जबकि यहाँ मार्जिन मैंने सिंपल बना दिया एक लाइन से। अलग अलग होता है ना हर लीफ का मार्जिन। तो मार्जिन अलग होगा, एपेक्स अलग होगा, टिप अलग होगा। ये लीफ के स्ट्रक्चर्स हैं जो आएंगे। लीफ, बोलो कुछ कहना है? लीफ के बेस पे नीचे कर दीजिए। ओके, आप पहले बना लीजिए फिर मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, या आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। हमें वेनेशन, टाइप, अरेंजमेंट, मॉडिफिकेशन, ये सब अभी और पढ़ना है। फिर हम पहुंचेंगे फ्लावर पे। ठीक है। सर लेफ्ट कर दें। हाँ, आप लेफ्ट कर सकते हो। आप डायग्राम बना लीजिए। कुछ डाउट हो तो बताइए मुझे। बाकी इसके आगे काम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये तो टॉपिक चलता रहेगा। अभी स्टिप्यूल आएगा, फिर मॉडिफिकेशंस भी आएंगे इसके। सर आपका फोन नंबर नहीं है। मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 9599 370392 95337039 ओके, वेलकम।